स्टोरी की शुरुआत हमें एक छोटे से लड़के से मिलवाती है जिसका नाम पर्सी होता है। पर्सी आसमान में तैरते हुए एक फ्लोटिंग आइलैंड पर अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड ग्रैंडपा के साथ रहता होता है। दोनों की जिंदगी काफी शांत और सिंपल होती है, जहाँ पर सिर्फ नेचर, फार्मिंग और ट्रेनिंग होती है। पर्सी बचपन से ही काफी एनर्जेटिक होता है और पूरे आइलैंड में घूम घूम कर खेलता रहता है। एक दिन जब पर्सी हिल्स के पास खेल रहा होता है, तब अचानक उसकी नजर एक बहुत ही बड़े मोस्टर बर्ड पर पड़ती है जो उनके आइलैंड के बिल्कुल पास से उड़ता हुआ जा रहा होता है। ये देखकर पर्सी का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और वो भागते हुए सीधा घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा फील्ड्स में काम कर रहा होता है। पर्सी जोर से चिल्लाकर कहता है कि आज डिनर में उसे बर्ड खाना है। उसका ग्रैंडपा बिना ज्यादा बोले एक गार्डन टूल उठाता है और अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का यूज करके उस मोस्टर बर्ड को एक ही अटैक में आसमान से नीचे गिरा देता है। बर्ड्स नीचे गिरते ही पर्सी उसके पीछे भागने लगता है और खुद को हीरो समझकर हवा में जंप मार देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो आइलैंड के बिल्कुल एज पर आ चुका है। ये देखकर ग्रैंडपा घबरा जाता है क्योंकि पर्सी नीचे गिर सकता था, लेकिन अचानक पर्सी एक रॉक के एज को पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर उछाल लेता है। इसके बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं और वापिस से घर जाकर बर्ड को प्रिपेयर करने लगते हैं। पर्सी सबसे बड़ी ब्लेड उठाता है और बिना ध्यान दिए उसे घुमाता रहता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो बर्ड को बिल्कुल भी परफेक्ट पीसेस में काट देता है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनकी ये शांत जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि बर्ड के हेड पर लगा हुआ एक मिस्टीरियस ट्रैकिंग मार्क धीरे धीरे गायब हो चुका होता है। ग्रैंडपा बर्ड को पकाता है और दोनों भूख लगने की वजह से उसे मजेदार तरीके से खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों अपनी बॉडी फिट करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं और आपस में स्पेयरिंग शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा पहला मूव करता है, लेकिन पर्सी काफी फास्ट होता है और उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। पर्सी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ग्रैंडपा को पुश करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट ग्रैंडपा उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। पर्सी जमीन पर गिरकर रोने लगता है। तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो रोना बंद करना होगा। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडपा बर्तन धोने के लिए बाहर जाते हैं और तब उसे अचानक से याद आता है कि कल पर्सी का बर्थडे है। ये याद आते ही वो तुरंत भागते हुए घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर पर्सी प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। ग्रैंडपा पर्सी को बताता है कि कल वो 16 साल का हो जाएगा। पर्सी खुश होकर सोचता है कि अब वो ग्रैंडपा के साथ अडल्ट चीजें इंजॉय कर पाएगा, लेकिन ग्रैंडपा उसकी बात को तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अभी उसके लिए ये सब ठीक नहीं है, बिना जाने कि आगे चलकर पर्सी की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। ग्रैंडपा पर्सी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे आइलैंड के ऊपर एक छोटी सी हिल पर लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो पर्सी से कहता है कि थोड़ा दूर देखो, सिर्फ इस छोटे से आइलैंड तक ही नहीं बल्कि उसे आगे जो कि पूरी दुनिया उसके बारे में सोचो। ग्रैंडपा पर्सी को याद दिलाता है कि कल वो अडल्ट बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि वो इस जगह को छोड़कर नीचे वाली दुनिया में जा सकता है और रियल एडवेंचर स्टार्ट कर सकता है। लेकिन पर्सी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। वो शांत तरीके से कहता है कि उसे कहीं जाने का मन नहीं है, क्योंकि वो यहीं पर ग्रैंडपा के साथ रहकर खुश है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि कोई लड़का एडवेंचर पर जाने का सपना नहीं देखता। वो पर्सी को नीचे की दुनिया के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर मिस्टीरियस जगहें, अजीब क्रिएचर्स और एक्साइटिंग चीजें भरी हुई है। फिर भी पर्सी का जवाब वही रहता है और अपनी बात पर टिका रहता है। रात होने पर दोनों वापिस से घर आ जाते हैं। ग्रैंडपा फिश पकाता है और साथ ही थोड़ी बियर भी पी लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ड्रंक हो जाता है। नशे में वो पर्सी को बताता है कि जब उसका फादर 16 साल का हुआ था, तब वो तुरंत घर को छोड़कर नीचे की दुनिया देखने के लिए चला गया था। लेकिन पर्सी उसे याद दिलाता है कि उसके फादर वापस कभी भी नहीं आए और उनकी डेथ हो गई थी। ये बात सुनकर ग्रैंडपा काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख पाया था। वो और ज्यादा बियर पीने लगता है, जबकि पर्सी शांत बैठकर अगले दिन के लिए जायंट लिजर्ड्स का शिकार करने के लिए एरोस बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह बिल्कुल सुबह सुबह पर्सी की आंख खुल जाती है। वो बिना आवाज किए घर से बाहर निकलता है और क्लिफ के पास जाकर नीचे बादलों को देखने लगता है। वहाँ खड़े होकर उसे फिर से नीचे की दुनिया की सारी एक्साइटिंग चीजें याद आने लगती है। ये सब सोचकर पर्सी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे आइलैंड में भागने लगता है, जैसे वो बस एडवेंचर के लिए निकल ही पड़ने वाला हो। लेकिन अचानक गिरते गिरते वो रुक जाता है और रियलिटी में वापस आ जाता है। उसे समझ में आता है कि वो अपने ग्रैंडपा को इस आइलैंड पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एडवेंचर का सपना दिल में लिए वो दोबारा से सो जाता है और थोड़ी देर के बाद उठता है, जब वो पूरा आइलैंड घनी धुंध से ढक चुका होता है। तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आती है। पर्सी ऊपर देखता है और एक स्ट्रेंज आदमी को देखता है जो कि रेड आर्मर पहने होता है और उसके हेलमेट का शेप बिल्कुल सोए जैसा होता है। वो आदमी एक फ्लाइंग बोट में बैठा होता है और आइलैंड पर उड़ता हुआ पर्सी से पूछता है कि उसका ग्रैंडपा कहाँ पर है। पर्सी ने पहले भी उस रेड नाइट के बारे में सुना होता है, जो कि पेंटोम बोट से सफर करता है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसे बताता है कि उसका ग्रैंडपा घर पर ही है। रेड नाइट घर की तरफ चल पड़ता है, जबकि पर्सी पीछे रुक जाता है और क्यूरियोसिटी में उस फ्लाइंग बोट को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट जरा सी भी नहीं
नहीं हिलती। तभी अचानक पर्सी के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। रेड नाइट को आइलैंड पर छोड़कर पर्सी जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसकी दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर ये आदमी उसके ग्रैंडपा से क्या काम रखता है। दूसरी तरफ उसका ग्रैंडपा घर के अंदर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो तुरंत अपनी नाइफ को उठाकर डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड नाइट का मैजिक अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ग्रैंडपा को सीधा उछाल कर घर के अंदर दे देता है। घनी धुंध के बीच से रेड नाइट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ग्रैंडपा से पूछता है कि 16 साल पहले जो हुआ उसके बाद भी तुम इतनी शांति से कैसे जी रहे हो। ग्रैंडपा टूट फूट के बीच से उठता है और एक शॉट उठाता है और हवा में जंप करके नाइट पर अटैक कर देता है। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ डुअल शुरू करता है, लेकिन रेड नाइट उसकी हर एक स्ट्राइक को बहुत ही कामली और परफेक्ट टाइमिंग के साथ पैरी कर लेता है। उसके बाद वो ग्रैंडपा को पीछे धकेल देता है और दोबारा अपनी क्लेव मैजिक का यूज करता है, जो कि ग्रैंडपा की बॉडी को चीर देती है और उसके पीछे का घर भी बर्बाद हो जाता है। इसी वक्त पर्सी वहाँ पर पहुँच जाता है और जोर से चिल्लाता है कि उसके ग्रैंडपा को छोड़ दो, लेकिन रेड नाइट बिना कोई इमोशन दिखाए सिर्फ एक ही वार्निंग अटैक करता है और पर्सी के नीचे वाली हिल को काट देता है। पर्सी डरने की वजह एक रॉक को पकड़कर जंप करता है और उसे नाइट की तरफ फेंक देता है। रेड नाइट उस रॉक को आधा काट देता है, लेकिन पर्सी तुरंत एक और बड़ा रॉक फेंकता है जो कि 4 टुकड़ों में कट जाता है। तभी रेड नाइट पर्सी पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से ग्रैंडपा उसे पकड़ लेता है और पर्सी को चिल्लाकर भागने के लिए कहता है। पर्सी भागना नहीं चाहता था, जबकि रेड नाइट उन दोनों को बताता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों को मारने ही वाला है। सिर्फ एक उंगली हिलाकर रेड नाइट ग्रैंडपा की बॉडी पर एक डेडली स्लैश चला देता है। ग्रैंडपा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जबकि पर्सी ये सब देखकर बहुत ही शौक में आ जाता है। रेड नाइट पर्सी से कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे भी उसके ग्रैंडपा के पास भेजने वाला है। इतना कहकर वो पर्सी पर भी क्लेप्स को चला देता है, जो पर्सी की बॉडी और पीछे वाली हिल दोनों को काट देता है। पर्सी नीचे गिरने लगता है, लेकिन किसी तरीके से खुद को संभाल लेता है और कमजोर सी पंच नाइट पर मारता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और रेड नाइट उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है। जमीन पर पड़े पड़े ग्रैंडपा कमजोर आवाज में रेड नाइट से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब रेड नाइट बताता है कि कुछ दिन पहले एक प्रोफेसी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेनिया के किंग ऑर्थर पर 4 एपोसाइक्लिस नाइट्स का खतरा है। इसी वजह से वो उन सभी को खत्म कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फ्यूचर में नाइट के खिलाफ जा सकते हैं। इतना सब कहने के बाद रेड नाइट बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। जमीन पर पड़े हुए ग्रैंडमा पर्सी से माफी मांगता है और कहते हैं कि वो उसे बचा नहीं पाए, लेकिन इसी बीच पर्सी सबको हैरान कर देता है क्योंकि इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी वो किसी तरीके से खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। आंखों में आंसू लिए वो लड़खड़ाते हुए अपने ग्रैंडपा के पास आता है और रोता हुआ कहता है कि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ग्रैंडपा पर्सी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है जिसे उन्होंने कभी देखा है। फिर वो एक ऐसी बात को बता देते हैं जो कि पर्सी के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक होती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि जो रेड नाइट था उसका नाम आयरन साइड है और वो कोई और नहीं बल्कि पर्सी का अपना फादर है और वो उनका बेटा है। ये सुनते ही पर्सी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और कहता है कि ये झूठ है क्योंकि उसके फादर तो मर चुके थे। तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उन्होंने ये बात झूठ में कही थी और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह थी, लेकिन उनके पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो सब कुछ समझा सके। अपनी आखिरी सांसों के साथ वो पर्सी से कहते हैं कि इस आइलैंड को छोड़कर अपने फादर को ढूंढो। इतना कहकर ग्रैंडपा अपनी आखिरी सांस लेता है और बिल्कुल शांत हो जाता है, जबकि पर्सी पूरे खाली आइलैंड पर अकेला रो रहा होता है। अगली सुबह पर्सी उठता है और सोचता है कि शायद से ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन अपने ग्रैंडपा के बेजान शरीर को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। वो अपने हाथों से ग्रैंडपा को दफन करता है और उनके लिए एक छोटा सा श्रीन बनाता है। उसके बाद वो एक बॉक्स को खोलता है जो कि ग्रैंडपा ने उसके बर्थडे के लिए बनाया होता है। उसमें नए कपड़े होते हैं जिन्हें पर्सी पहन लेता है। कुछ हफ्तों के बाद पर्सी इस आइलैंड को छोड़कर नीचे जाने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे पत्थरों के सहारे नीचे उतरना शुरू करता है। रात को छोटी छोटी लेजर्ड्स पर सोता है और दिन में फिर से नीचे उतरता रहता है। आखिरी में उसे नीचे की जमीन दिखने लगती है, लेकिन एक्साइटमेंट में उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान एक बर्ड उसे संभाल लेता है, लेकिन फिर जोर से दूर फेंक देता है। पर्सी नीचे एक पेड़ पर गिरता है जो कि टूटकर उसकी जान बचा लेता है। होश में आते ही पर्सी सबसे पहले एक अजीब से पिंक कॉलर के डॉग को देखता है, जैसा क्रिएचर उसने कभी इस आइलैंड पर देखा ही नहीं था। पर्सी खुशी में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और डर कर भाग जाता है।
पर्सी उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो जंगल से बाहर निकल जाता है। दूर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर्सी पास जाकर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम कैट्स होता है हवा में कागज उछाल रहा होता है, जो कि तुरंत चलने लगता है। उसके बाद वो एक सुंदर लड़की एला को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि अपनी हुक की मदद से अपने मंकी को गायब और वापस ले आती है। आखिर में वो डॉन नाम के एक आदमी को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन डॉन का एटीट्यूड काफी रूड होता है। वो प्रैक्टिस करने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक देखने वाले लोग नहीं होंगे तब तक वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। पर्सी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर तुरंत तालियां बजाने लगता है और कहता है कि उसे बहुत ही खुशी है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा और आज देखने को मिल रहा है। ये देखकर डॉन को एक मौका नजर आता है और वो सोचते है कि क्यों ना थोड़े से फ्री पैसे कमा लिए जाए। डॉन पर्सी के पास जाकर कहता है कि शो देखने का पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन पर्सी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि पैसे क्या होते हैं। ये बात डॉन को और ज्यादा इरिटेट कर देती है, इसलिए वो पर्सी से उसका बैग मांगता है। पर्सी बिना सोचे समझे अपना बैग दे देता है, बस इस उम्मीद में कि कोई उसे और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद डॉन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और परफॉर्मेंस के नाम पर मैजिक का यूज करता है, जिससे पर्सी हवा में फ्लोट करने लगता है। पर्सी हैरानी से नीचे देखता रहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डॉन, कैट्स और बाकी लोग हॉर्स कार्ट्स में बैठकर वहाँ से जा रहे हैं। पर्सी को तब समझ में नहीं आता है कि उसके साथ लूट हो चुकी है। जैसे ही पर्सी वापस जमीन पर गिरता है, वो पूरी ताकत से भागना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में वो हॉर्सेस कार्ट के पास बिल्कुल पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। डॉन डर जाता है और तुरंत पर्सी का बैग वापस फेंक देता है, ये कहते हुए कि वो बस मजाक कर रहा था। लेकिन पर्सी को बैग या मजाक से कोई लेना देना नहीं होता। वो सीधा डॉन से पूछता है कि क्या वो आयरनसाइड नाम के एक आदमी को जानता है, और ये नाम सुनते ही सब लोग बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। पर्सी उदास आवाज में बोलता है कि आयरनसाइड उनका फादर है, जिसने कुछ दिन पहले उसके ग्रैंडपा को मार दिया था। ये सुनकर परफॉर्मर्स को समझ में आ जाता है कि ये लड़का कितने बड़े दर्द से गुजर रहा है। वो पर्सी को अकेला छोड़ने की बजाय उसे पास की एक विलेज तक छोड़ने का ऑफर कर देते हैं। पर्सी को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने विलेज के बारे में बताया था, और ये सोचकर पर्सी काफी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन डॉन अब भी प्रॉफिट का मौका ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है कि अगर पर्सी को अपनी परफॉर्मेंस में इंक्लूड कर लिया जाए तो और पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए वो पर्सी को एक बो देता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम आर्चरी में कितने अच्छे हो। लेकिन पर्सी आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो तीर चलाते वक्त गलती से डॉन के बाल को ही उड़ा देता है, जबकि डॉन उसके पीछे खड़ा होता है। इसके बाद सब लोग नेक्स्ट विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कैट्स पर्सी को बताता है कि वो सब पहले होली नाइट्स बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनका सपना टूट गया। अब वो सिर्फ परफॉर्मेंस करके अपना गुजारा करते हैं। तभी बात करते करते दो विलेजर्स भागते हुए आते हैं और डॉन को बताते हैं कि उनके विलेज में एक वुल्फ आ गया है और उन्हें जल्दी से होली नाइट्स को बुलाना चाहिए। डॉन हंसते हुए कहता है कि एक वुल्फ को कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद ही उन्हें हैंडल कर लेगा। वो हॉर्सेस को तेज भगाकर विलेज की तरफ ले जाता है, ये सोचकर कि वुल्फ को भगाकर आज रात का खाना उन्हें यहीं पर रहने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, डॉन की सारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं होता बल्कि एक बहुत ही डेंजरस मोस्टर वुल्फ होता है। वो तुरंत डर के मारे पीछे मुड़ता है और भागते हुए वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी पर्सी सामने से कूदकर आता है और गांव वालों को बचाने के लिए सीधा विलेज की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जानबूझकर वीडियो का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, फिर अपना बो निकालता है और 2 एरोस चला देता है। लेकिन क्योंकि पर्सी आर्चरी में कभी भी परफेक्ट नहीं था, एक एरो उसके सर पर लग जाती है और दूसरा वीडियो की जगह उसकी क्लोक को जमीन से चिपका देता है। इतना देखते ही भेड़िया और गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी डॉन बीच में कूद पड़ता है और पर्सी को शील्ड करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पर्सी डॉन को देखता है और समझ नहीं पाता है कि उसने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी। भेड़िया अब गेम खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार पर्सी उसे सिर्फ एक ही हाथ से रोक लेता है। फिर वो हवा में जंप करता है और इतनी जोर से भेड़ियों को थप्पड़ मारता है कि वो सीधा जमीन पर गिरता है और वहीं पर तुरंत मर जाता है। ये सीन देखकर पूरा गांव शौक हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये बच्चा आखिर है कौन। गांव वाले पर्सी को हीरो की तरह सेलिब्रेट करते हैं और उसे जूस देते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद पर्सी सबसे पूछते हैं कि क्या कोई आयरनसाइड नाम के एक आदमी को जानता है जो लाल आर्मर पहनता हो, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी अचानक आसमान से एक होली नाइट दिखाई देता है, जो कि एक फ्रिस्बी जैसे चीज पर हवा में तैर रहा होता है। वो अपना नाम पेल द ब्लैक नाइट बताता है और कहता है कि आयरनसाइड ने उसे बताया था कि पर्सी ने अपने ग्रैंडपा और अपने एक बच्चे को मार दिया है। लेकिन पेल ये भी मानता था कि आयरनसाइड का अपने बेटे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। ये सुनते ही पर्सी पूरी तरीके से शौक में आ जाता है, क्योंकि इस नाइट को उसके ग्रैंडपा और उसके फादर दोनों के बारे में पता था।
पर्सी कुछ कह पाता उससे पहले कार्ड्स आगे आ जाता है और पेल से कहता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव रहे, क्योंकि इस बच्चे के ग्रैंडपा कुछ दिन पहले ही मारे गए। लेकिन पेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कार्ड्स को जोर से मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद माहौल टेंस हो जाता है, सब लोग पीछे हटने लगते हैं और पर्सी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पेल अपने मार्कस निकालता है, जबकि पर्सी बिना किसी वेपन के सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और एक स्ट्रॉन्ग किक पेल पर दे मारता है। हैवली आर्मर होने के बावजूद पेल पीछे हट जाता है, जो उसे खुद भी सरप्राइज कर देता है। लेकिन पर्सी चाहे कितने भी पंचेस मारे वो आर्मर को नहीं तोड़ पाता। उल्टा पेल का सिर्फ एक ही पंच पर्सी को जमीन पर गिरा देता है। पेल मार्कस से फाइट खत्म करना चाहता है। पर्सी पहला अटैक डोज कर लेता है, लेकिन दूसरा अटैक उसे लग जाता है। फिर भी पर्सी हिम्मत नहीं हारता और वो ब्लो को ब्लॉक करता है, साइड स्टेप लेता है और एक बार फिर से पंचेस की बारिश कर देता है। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। आखिर में पेल पर्सी को सर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर वेपन यूज नहीं कर रहा है तो कम से कम अपनी मैजिक यूज तो कर ले। पर्सी सिंपल सा जवाब देता है कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है और ये सुनते ही पेल बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि आयरनसाइड का बेटा होकर भी पर्सी के पास मैजिक नहीं हो सकता। पेल का इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है और वो इस सब के मजाक समझकर पर्सी को बार बार पंचेस करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक पर्सी के बॉडी के अंदर से कुछ बदलने लगता है। एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी वेव निकलती है जो कि पेल को बहुत ही दूर धकेल देती है। पर्सी वहीं पर खड़ा होता है और तेज तेज सांस ले रहा होता है और उसकी बॉडी से मैजिक ओवरफ्लो हो रहा होता है। लेकिन खुश होने की बजाय पर्सी घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके हाथों के अराउंड ये चीज लपटी हुई है। वो पूरे एरिया में भागने लगता है, इस मैजिक को झटक कर हटाने की कोशिश करता है। डॉन गुस्से में चिल्लाकर उससे बोलता है कि ये उसकी अपनी मैजिक पावर है, लेकिन पर्सी ने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया होता है। वो अभी भी डरा हुआ होता है और पेल के पास भागकर जाकर बोलता है कि इससे दूर हटा दो। जैसे ही पर्सी पेल को टच करता है, ब्लैक नाइट ब्लास्ट होकर दूर गिर जाता है और ये देखकर पर्सी खुद बहुत ही हैरान हो जाता है। डॉन फिर से चिल्लाता है और कहता है तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और अपनी मैजिक का यूज करके इस कैट को धूल चटा दो। पेल को समझ में आ जाता है कि अब उसे भी अपनी मैजिक पावर को यूज करनी पड़ेगी, इसलिए वो अपनी मैरेकास निकाल लेता है। इधर पर्सी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पेल पहले अटैक कर देता है। वो एक फायरबॉल को समन करता है और सीधा पर्सी की तरफ फायर कर देता है। पर्सी मुश्किल से साइड से हटकर उस अटैक को डोज करता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर अटैक करने के लिए जाता है उसे पता चलता है कि पेल फायरबॉल को कंट्रोल कर सकता है। पेल बार बार वही फायरबॉल पर्सी की तरफ फेंकने लगता है। पर्सी बस भागता रहता है और जितना हो सके डोज करने की कोशिश करता है। पेल सोचता है कि ये लड़का पूरा दिन भाग नहीं सकता, थकना ही पड़ेगा। लेकिन पर्सी के दिमाग में कुछ और ही प्लान होता है। वो अचानक से पेल के पीछे भागता है। इस बार जब फायरबॉल उसकी तरफ आता है, पर्सी अपने हाथ से उसे जमीन पर मार देता है और फायरबॉल टूटकर छोटी छोटी चिंगारियों में बदल जाता है। पेल तुरंत अपने ट्रम्प कार्ड यूज करता है। वो चिंगारियां फिर से आग बन जाती है और पूरी तरीके से पर्सी को घेर लेती है। पेल पर्सी को कहता है कि सरेंडर कर दो, वरना ये आग तुम्हें जिंदा जला देगी। लेकिन पेल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि पर्सी अपने मैजिक को अडॉप्ट कर लेगा। पर्सी अपने अराउंड एक मैजिकल बैरियर बना लेता है जो कि उसकी बॉडी को ज्यादा बर्न से बचा लेता है। और ये सब देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ लक नहीं था, पर्सी सच में कुछ खास है। थोड़ी देर में पेल नोटिस करता है कि पर्सी जैसे दिखने वाले छोटे छोटे गुलेम्स उसके अराउंड आ चुके हैं। वो गुलेम्स पेल के बॉडी को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो हिल भी नहीं पाता और इसी वजह से पेल को अपनी फ्लेम मैजिक हटानी पड़ती है। और तब जो होता है वो पेल के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है। पर्सी को जो जख्म लगे होते हैं वो मैजिक की तरह खुद ब खुद हील हो जाते हैं और पर्सी फिर से खड़ा होकर फाइट कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाता है। तब पेल को समझ में आ जाता है कि पर्सी के पास कोई एक पर्टिकुलर टाइप की मैजिक नहीं है। वो एक साथ मल्टीपल टाइप्स की मैजिक को यूज कर रहा है, जो कि उसे 1v1 मिलियन बना रहा है, मतलब कि हीरो टाइप का मैजिक। पेल को अब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पर्सी की 4 नाइट्स ऑफ द एपोक्लिस में से एक है। लेकिन पेल सोच ही रहा होता है कि तभी पर्सी उसके आर्मर पर नॉक करता है और उसे एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है और कहता है कि फाइट कंटिन्यू रखो। पेल थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने अभी अपनी पावर का 10% ही यूज नहीं किया। इतना कहने के बाद पेल सारे छोटे गुलेम्स को ब्लास्ट करके हटा देता है और स्लोली पर्सी की तरफ चलने लगता है। इस बार उसे सीरियसली लेने के लिए पर्सी सोचता है कि शायद से अभी भी उसके पास जीतने का चांस है। लेकिन पेल अटैक को स्टार्ट करे उससे पहले ड्वेन बीच में आ जाता है। ड्वेन अपने मैजिक का यूज करके पेल को हवा में फ्लोट करा देता है और जोर से पर्सी पर चिल्लाता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस मोस्टर के अगेंस्ट जीतने का तुम्हारे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। पर्सी अभी भी नहीं समझ पाता है कि पेल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ब्लैक नाइट डिसाइड करता है कि अब बहुत ही हो चुका है। वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिससे कि आधा विलेज जल जाता है और ड्वेन और पर्सी दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद पेल उन दोनों की तरफ देखता है और उन्हें फिनिश करने के लिए तभी अचानक वही फॉक्स जिसे पर्सी ने पहली बार आते वक्त देखा था बीच में आ जाता है।
है। वो एक मैजिक बीट का यूज करता है और सबको बिल्कुल एक अलग ही जगह में टेलीपोर्ट कर देता है। डॉन को तुरंत समझ में आ जाता है कि वो लोग ड्रैगन बोन्स के ऊपर आ चुके हैं, जो कि विलेज के लगभग 30 मीटर दूर है। ये देखकर पर्सी फिर से घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विलेजर्स को कोई नुकसान हो। वो डॉन से कहता है कि हमें वापस विलेज जाना होगा, लेकिन तब फॉक्स बात करता है और पर्सी से कहता है कि यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि पेल का मेन टारगेट सिर्फ वही था और मोस्ट प्रोबली विलेज को अकेला छोड़ देगा। फॉक्स उन दोनों से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मुझे फॉलो करो, लेकिन पर्सी बोलता है कि पेल को पता है कि उसके फादर कहाँ पर है और वो मदद कर सकता है। इस पर फॉक्स जवाब देता है कि पेल भी झूठा है, बिल्कुल पर्सी के फादर और बाकी होली नाइट्स की तरह। वो पर्सी को वार्न करता है कि बहुत ही सावधान रहना, क्योंकि पेल की नजर अब उस पर पड़ चुकी है और वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक कि पर्सी को दोबारा से ना ढूंढ ले। डॉन को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये होली नाइट किसी 16 साल के लड़के के पीछे क्यों पड़े हैं। तब फॉक्स बताता है कि होली नाइट किसी अच्छे किंग से नहीं बल्कि एक इविल किंग के अंडर काम करते हैं और एक रिसेंट प्रोफेसी के अकॉर्डिंग 4 नाइट्स ऑफ द एपोक्लिप्स नाम के एक 4 हीरोज आने वाले हैं, जो होली नाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसे तुरंत किंग से रूल का एंड करेंगे। इस प्रोफेसी की वजह से होली नाइट्स डरे हुए और वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। पर्सी पूछते हैं कि 4 हीरोज कौन है, लेकिन फॉक्स कहता है कि अभी तक किसी को भी उनके बारे में नहीं पता। हाँ, इतना तो जरूर लगता है कि उनमें से कम एक को तो ढूंढा जा चुका है। ये सुनते ही डॉन को समझ में आ जाता है कि फॉक्स पर्सी की बात कर रहा है। वो पर्सी को बताता है कि ये 4 नाइट्स फैमिन, पीस्ट, वॉर और डेथ का इनकारनेशन होंगे और ये लोग पूरी दुनिया का एंड लाने वाले हैं। लेकिन पर्सी बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो सीधा कहता है कि वो किसी हाल में दुनिया को खत्म नहीं करेगा। फॉक्स जवाब देता है कि ये चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, ये सोनर या लेटर ये नाइट्स पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। पर्सी इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये हीरोज नाइट्स कहलाते हैं, जबकि वो खुद अभी अपेरेंटली नहीं है। नाइट्स बनना तो बहुत ही दूर की बात है। पर्सी सिर्फ इतना ही कहता है कि उसका सिर्फ एक ही गोल है, अपने फादर को ढूंढना और उनका अच्छे से पिटाई करना और उसके बाद दुनिया घूमना, वही जगह देखना जिसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था। फॉक्स कहता है कि प्रोफेसी 100% ट्रू है, चाहे पर्सी माने या ना माने, लेकिन फिलहाल पर्सी को उसके साथ चलना होगा। पर्सी मना कर देता है और कहता है कि उसे अपने फादर को हर हाल में ढूंढना है। तब फॉक्स थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि उसे पता है कि पर्सी के फादर कहाँ पर है। ये सुनते ही पर्सी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो पूछते है कि वो उन्हें कहाँ पर मिलेंगे। फॉक्स बता देता है कि पर्सी के फादर और बाकी होली नाइट्स कैमिलियोट में है। कैमिलियोट के नाम से पर्सी के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन डॉन थोड़ा सा डर जाता है। वो फॉक्स से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि कैमिलियोट तो सालों पहले मॉन्स्टर और एंजल्स के बीच हुई बड़ी लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस बैटल के बाद किंग आर्थर अपने बचे हुए नाइट्स के साथ भाग गया था और छुप गया था। फॉक्स पीछे मुड़कर कहते हैं कि कैमिलियोट अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस वहाँ पर एंटर करने के लिए एक सीक्रेट रास्ता यूज करना पड़ेगा और ये जर्नी किंगडम ऑफ लियोन से स्टार्ट होगी। शुरू में पर्सी थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि इस जर्नी में मिस्टीरियस जगह, डीमंस और मॉन्स्टर्स होंगे, वो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और जाने के लिए हाँ बोल देता है। डॉन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि वो दोबारा से कैट्स और इल्वा के साथ सर्कस परफॉर्म करके वापिस से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी पर्सी के साथ जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग नीचे जमीन पर आ जाते हैं और चलना शुरू करने से पहले ही पर्सी का पेट जोर जोर से बजने लगता है। वो डिसाइड करते हैं कि रास्ते में वो खाना ढूंढते हुए चलेंगे। पर्सी खुशी खुशी अपना बो और एरो निकाल लेता है, लेकिन डॉन का मूड किसी और हेयर कट के लिए बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो पर्सी से बो छीन लेता है और उसे कहता है कि इधर उधर घूमकर वेजिटेबल ढूंढ लो। पर्सी थोड़ी ही देर में बोर हो जाता है और एक अजीब सी जगह में चला जाता है, जहाँ पर एक स्ट्रेंज सा कोव और उसके अंदर बहुत ही अलग टाइप का फॉरेस्ट होता है। इधर फॉक्स और डॉन रैबिट का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन का एम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब डॉन एक बियर पर एम करता है तो गलती से किसी और को हिट ही कर देता है। चीख सुनते ही डॉन और फॉक्स दोनों पहाड़ी के उस साइड भागते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। वहाँ जाकर और देखते हैं कि एक जाइंट नन, मतलब कि लिटरली एक बहुत ही बड़ी जाइंट, जो कि अर्थ की गोडे से प्रार्थना कर रही होती है। डॉन तुरंत उस जाइंट से माफी मांगता है, लेकिन जाइंट के लिए वो एरो बस एक छोटी सी चूहन जैसा होता है। वो उल्टा डॉन से ही माफी मांग लेती है और कहती है कि वो बस थोड़ा सा डर गई थी। तभी तो छोटे फेरी जैसे लोग उड़ते हुए जाइंट के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि एक अजीब सा लड़का फॉरबिडन फॉरेस्ट में घुस गया है। डॉन को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये लड़का पर्सी ही होगा। जाइंट बताती है कि वो फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से भरा हुआ है, जहाँ जाने से बहादुर लोग भी डरते हैं, इसलिए डॉन डिसाइड करता है कि वो पर्सी को ढूंढने के लिए जाएगा। उधर पर्सी फॉरेस्ट के अंदर खुशी खुशी घूम रहा होता है। वो मॉन्स्टर को इधर उधर मारकर भगा रहा होता है और उसे मजा आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे एनिमल्स होते हैं। तभी अचानक उसे मदद के लिए चीख की आवाज सुनाई देती है। पर्सी तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन में भागता है और वहाँ पर एक क्लियरिंग में एक छोटा सा घर देखता है। वो बिना नॉक किए दरवाजे को खोल देता है और अंदर उसे उसी अमीर का लड़का दिखाई देता है, जो कि पूरा स्टाइल और अलग ही टाइप के कपड़ों में होता है। उस लड़के के सामने एक अजीब सा क्रिएचर रस्सी से बंधा हुआ होता है।
वो क्रिएचर पर्सी को देखकर चीखकर कहता है कि मुझे बचा लो, ये लड़का बहुत ही बुरा है। बिना ज्यादा सोचे समझे पर्सी अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो स्टाइलिश लड़का आसानी से साइड में हट जाता है और पर्सी सीधा लकड़ी के पोल से टकराकर खुद ही चोट खा लेता है। इस सीन में हम देखते हैं कि पर्सी पर हेड अटैक का कोई खास असर नहीं होता, जैसे उसका बॉडी नॉर्मल लोगों से अलग हो गया हो और बिना ज्यादा रिएक्शन दिए फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी ताकत से रस्सी को तोड़ देता है। जैसे ही रस्सी टूटती है वो क्रिएचर तुरंत मौका देखकर विंडो से भाग जाता है। पर्सी पहली बार किसी फ्लाइंग फेरी को इतनी नजदीक से देख रहा होता है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और बाहर झांकने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ड्रिपी बॉय आता है और वो पर्सी को अचानक से बेहोश कर देता है। वो कहता है कि अब पर्सी कोई नया एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बाहर डाउन और बाकी सभी लोग किसी फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर फेरिस काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्सी शायद से अब भी जिंदा नहीं बचा होगा। ये बात सुनकर डॉन बिल्कुल भी शॉक हो जाता है और पूछता है कि जंगल के अंदर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो कि इतना खतरनाक माना जाता है। फेरिस उन्हें बताती कि ये जंगल पहले फेरिस के लिए एक सेफ पैलेस हुआ करता था, लेकिन एक दिन नाज नाम का एक अजीब सा लड़का जंगल के अंदर आया और उसने एनिमल्स को मॉन्स्टर से बदलना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से जंगल पर मॉन्स्टर का राज हो गया और फेरिस को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। फॉक्स कहता है कि वो पर्सी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि अगर पर्सी को कुछ हो गया तो वो खुद ट्रबल में फंस जाएगा, इसलिए सब लोग रिस्क लेते हुए जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। इधर पर्सी को होश आता है और वो देखते है कि वो बिल्कुल नंगा है और एक पोस्ट से बंधा हुआ है। वो ज्यादा घबराता नहीं बल्कि गुस्से में चिल्लाने लगता है और नाज को सामने आने को कहता है। पर्सी अपने कपड़ों के साथ साथ अपना हेलमेट और क्लॉक वापिस से मांगता है क्योंकि वो चीजें उसके ग्रैंडपा ने उसे दी थी। नाज उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि उसके कपड़े जलकर खराब हो चुके हैं। हाँ, उसका क्लॉक और हेलमेट बिल्कुल सेफ है और उन्हें चुराने का कोई प्लान नहीं रखता, चाहे उनमें कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैजिक क्यों ना हो। और ये सुनकर पर्सी खुद भी अपनी मैजिकल चीजों के बारे में सोचकर बहुत ही हैरान हो जाता है। पर्सी कुछ पूछ पाता उससे पहले नाज पीछे से आ जाता है और उसे दोबारा से ड्रग दे देता है। पर्सी फिर से बेहोश हो जाता है। नाज को लगता है कि अब कोई भी इंसान कम से कम 24 घंटे तक नहीं उठ सकता, लेकिन अगले ही पल नाज बहुत ही शौक में आ जाता है क्योंकि पर्सी तुरंत होश में आ जाता है और उसके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं। नाज ने पहले कभी किसी इंसान को इतनी फास्ट रिकवरी और एडेप्टेशन के साथ रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। वो पर्सी के पास जाकर उसके बालों को ध्यान से चेक करने लगता है और उधर पर्सी गुस्से और टेंशन में चिल्लाता है और कहता है कि अब अपना हेलमेट कैसे पहनेगा। इसी बीच जंगल के अंदर डॉन और बाकी लोग मॉन्स्टर से भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जायंट गर्ल अपनी ताकत से मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देती है और सबकी जान बच जाती है। घर के अंदर नाज कुछ और पॉइजन मिक्स करने के लिए मुड़ता है, लेकिन पर्सी अब बिल्कुल बोर हो चुका होता है। वो अपनी ताकत का यूज करके आसानी से रस्सी को तोड़ देता है और फिर से अपने कपड़े पहन लेता है। हाँ, बस एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने हेलमेट वापिस से नहीं पहन पाता। नाज ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि पर्सी इतनी आसानी से बंधन को तोड़ कैसे लेता है। वो पर्सी से कहता है कि वापिस से अपनी जगह पर बैठ जाओ और इतना कहते ही वो अपने आसपास के 2 मैजिकल डैगर्स निकाल लेता है। पर्सी सीधा मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने फादर को ढूंढना है और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला भी लेना है। लेकिन नास एक पल भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत पर्सी पर अटैक कर देता है। नास लगातार स्लैश और स्टेप करने लगता है, लेकिन पर्सी उन अटैक को इतनी फास्ट से ब्लॉक कर लेता है कि नास खुद ही बहुत ही शौक में आ जाता है। पर्सी एक डैगर को पकड़ लेता है और नास से कहता है कि शांत हो जाओ, वो उसकी मदद भी कर सकता है। लेकिन पर्सी की ये बात नास को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो तेजी से अटैक करने लगता है और पर्सी को पीछे धकेल देता है, जिससे पर्सी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। नास गुस्से में कहता है कि उसे अपने ड्रग टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि वो खुद पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। नास बताता है कि उसे अपनी मेडिसिन को परफेक्ट बनाना है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है जिससे कि वो किसी भी हाल में बचाना चाहता है। नास कुछ और कर पाता उससे पहले पर्सी का हेलमेट हवा में उड़ता हुआ नास के मुंह पर लगता है। नास सीधा अपनी वर्क टेबल पर जाकर गिरता है, जिससे कि काफी सारी ग्लव्स वियाल्स टूट जाते हैं। इसी बीच एक पर्पल पोषण वाली वियाल फिसल कर दूर जाने लगती है, लेकिन पर्सी टाइम पर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर नास तुरंत पर्सी के सामने भीख मांगने लगता है और कहता है कि उस वियाल को मत कुछ करना। वो प्रॉमिस करता है कि अगर पर्सी ने पोषण को नुकसान भी पहुंचाया तो वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन पर्सी मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उसने वियाल वापस दे दी तो नास किसी और पर ड्रग का टेस्ट करेगा। इतना कहकर पर्सी बिना सोचे समझे पोषण का क्रोक खोलता है और पूरी पोषण एक ही बार में पी लेता है। पोषण पीते ही पर्सी फिर से बेहोश हो जाता है। नास डर जाता है और भागकर पर्सी के पास आता है। उसे लगता है कि शायद से पर्सी मर गया, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि पर्सी बस पोषण की टेस्ट की वजह से ड्रामा कर रहा था क्योंकि वो टेस्ट में बहुत ही ज्यादा कड़वा होती है
है। असल में वो पोशन पर्सी के लिए बिल्कुल भी एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। पर्सी की बॉडी में एकदम से एनर्जी भर जाती है और वो पूरे रूम में उड़ने लगता है। वो घर के बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि ड्वेन ऑफ जंगल के दूसरे साइड से भी आवाज सुनाई देने लगती है। नास भी घर के बाहर आ जाता है। तब पर्सी उससे पूछता है कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक सही से काम कर रही है। नास हैरानी से कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है और इसी की मदद से वो फॉरबिडन फॉरेस्ट को बचा पाएगा। लेकिन पता नहीं किस बेवकूफी में पर्सी बची हुई सारी एनर्जी ड्रिंक भी एक ही साथ पी लेता है। इसका असर इतना ज्यादा होता है कि वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। तब तक ड्वेन और बाकी सभी लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फेरिसिस उन्हें बताती है कि कभी इस जंगल में ओडो नाम का एक आदमी रहा करता था। वो जंगल में मेडिसिन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए आता था। ओडो बहुत ही अच्छा इंसान था और वो फेरिस से कहता है कि जब भी उन्हें चोट लगे या फिर दर्द हो वो उसके पास आ सकती है। फेरिसिस को ओडो पर भरोसा हो गया होता है और उन्होंने उस पर अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना लिया होता है। सब साथ में रहने लगे और एक दिन जब ओडो एक फेरी का इलाज कर रहा था तब कुछ फेरिसिस ने उसे एक लोस्ट जाइंट के बारे में बता दिया जिसका नाम डोरेरस था। ओडो ने बिना सोचे समझे डोलोरेस का भी स्वागत कर दिया और उस दिन के बाद वो जाइंट भी जंगल में रहने लगा। एक दिन ओडो जब जंगल में हर्ब्स ढूंढ रहा होता है तब उसे एक टोकरी मिलती है जिसमें कि एक छोटा सा बेबी होता है। ओडो उस बेबी का नाम नास रख देता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। वो नास को मेडिसिन के बारे में सब कुछ सिखाता है और अपनी सारी नॉलेज उसे दे देता है। लेकिन एक दिन ओडो अचानक से गायब हो जाता है जैसे बिना कुछ बताए चला गया हो। उसके बाद धीरे धीरे नास बदलने लगता है और अपनी नॉलेज का उस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट में करने लगता है। तभी नास होश में आता है और कहता है कि अब उसे तुरंत अपनी मेडिसिन का यूज करना होगा क्योंकि जंगल बहुत ही तेजी से खराब हो रहा है। लेकिन फेरिस नास पर गुस्सा हो जाती है और उस पर पत्थर फेंकने लगती है कहते हुए कि यहाँ से चला जा। पर्सी बीच में आ जाता है और सारे पत्थर हवा में ही पकड़ लेता है। वो गुस्से में फेरिस से कहता है कि नास जंगल को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए सीरम बना रहा है। तभी जंगल के अंदर एक अजीब सी धुआं फैल जाती है। सबके सामने जानवर मरने लगते हैं और पेड़ पौधे धीरे धीरे मोस्टर में बदलने लगते हैं। ये देखकर नास समझ जाता है कि अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। नास अपनी स्पेशल वेनम क्रिएशन मैजिक का यूज करता है और दोबारा से वही मेडिसिन बना लेता है। वो उस ड्रग को पूरे जंगल में फैला देता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि जंगल फिर से जिंदा होने लगता है। वो जानवर मर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और पेड़ फिर से हरे भरे होकर फूल देने लगते हैं। तब जाकर फेरिस को समझ में आता है कि नास शुरू से ही उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी गलती के लिए नास से माफी मांगती है। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक कैनियन के पास से एक अजीब सा मोस्टर निकलकर सामने आता है। नास उसे देखते ही पहचान लेता है और चिल्लाता है कि ये तो ओडो है। वो उसकी तरफ भागता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन डोलोरस नास को रोक लेती है और बताती है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है। तभी अचानक ओडो के मुंह से वही अजीब सा धुआं निकलती है और जंगल फिर से खराब होने लगता है। ये देखकर सबको समझ में आ जाता है कि जंगल में जो भी मोस्टर पैदा हो रहे थे वो सब असली रीजन ये मोस्टर बना हुआ ओडो ही था। नास जायंट के पास से धक्का देते हुए सीधा ओडो की तरफ भागता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है और ओडो को रुकने के लिए कहता है, बस उसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता है। लेकिन ओडो अब पूरी तरीके से बदल चुका होता है। उसके अंदर अब इंसान जैसा कुछ भी नहीं बचा होता। ओडो घूमकर नास को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपनी पकड़ धीरे धीरे टाइट करता रहता है जैसे कि उसे कुचल देना चाहता हो। नास दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी डोलोरस आगे बढ़कर ओडो का हाथ पकड़ लेती है और किसी तरीके से नास की जान बचा लेती है। लेकिन अगली पल डोलोरस खुद ही खतरे में पड़ जाती है। ओडो उसकी तरफ देखता है और अपनी बदबू भरी सांस उस पर छोड़ देता है जिससे कि डोलोरस का पूरा बॉडी जलने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर नास बिल्कुल घबरा जाता है और तुरंत डोलोरस के पास भागता है। उधर पर्सी नोटिस करता है कि वही फेरी जिसे कि उसने नास के घर पर फ्री किया था हवा में मोस्टर के ऊपर तैर रही होती है। फोक्स ध्यान से देखता है और कहता है कि उस फेरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी है। वो समझ जाता है कि ओडो को इस हाल में लाने वाली वही फेरी है। पर्सी को ये बात समझ में आती है कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है जिससे कि वो अंदर से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी ओडो दोबारा से नास की तरफ मुड़ता है और उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन पर्सी बीच में आ जाता है और पूरी ताकत से ओडो के मुंह पर पंच मार देता है जिससे कि ओडो पीछे गिर जाता है। पर्सी नास से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो जरूर ओडो को वापस नॉर्मल बनाएंगे, पर उससे पहले उन्हें उस पर लगे स्पेल को तोड़ना होगा। फोक्स बताता है कि सब प्रॉब्लम की जड़ वही अजीब फेरी है और सबसे पहले उसे ही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से एक तीर हवा में से आता है और सीधा फेरी के सर पर लगता है। फेरी वहीं पर मर जाती है और उसी पल ओडो भी जमीन पर गिर जाता है। डरने वाली बात ये होती है कि उनमें से किसी ने भी तीर नहीं चलाया होता। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया। तभी अचानक हवा में से एक होली नाइट दिखाई देता है जो कि गोल्डन आर्मर पहने हुए उनके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। वो कहता है कि ओडो को मोस्टर बनाने वाला वही है। ये सुनते ही नास गुस्से में चिल्लाता है और उसे ओडो को नॉर्मल बनाने के लिए कहता है। गोल्डन नाइट हंस पड़ता है और कहता है
कि अगर वो लोग उस पर एक भी हिट लैंड कर देते हैं तो वो ओर्डो को ठीक कर देगा। बिना एक पल सोचे नास अपने मैजिक डैगर निकालता है। डॉन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉन्स्टर के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन नास मना कर देता है। पर्सी भी आगे बढ़ता है और कहता है कि वो नास की मदद करेगा, चाहे वो अभी अपनी मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल क्यों ही ना कर पा रहा हो। नास अटैक को लैंड करने का डिसीजन लेता है, लेकिन जैसे ही नास नाइट के पास पहुंचने वाला होता है, नाइट अपनी मैजिक का यूज उसी पर कर देता है और एक भयानक सेल स्ट्रोम गिरा देता है। नास ऑलमोस्ट कुचल जाने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पर्सी अपनी इंसान स्पीड का यूज करता है और नास को हवा से उठाकर सेफ जगह पर लेकर जाता है और इस तरीके से नास की जान बच जाती है। लेकिन वो लोग समझ भी नहीं पाते कि ओर्डो अचानक से होश में आ जाता है और गुस्से में नास को जोर से थप्पड़ मारकर दूर उछाल देता है, जिससे कि नास वहीं पर बेहोश हो जाता है। ओर्डो नास को पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पर्सी बीच में आ जाता है। पर्सी बिना किसी डर के अपना खाली सर ओर्डो के पंच के सामने दे देता है और उसे पीछे धकेल देता है। साथ ही वो ओर्डो से बात करने लगता है, उसके दिल को छूने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर छुपा हुआ असली ओर्डो भी बाहर आ सके। पर्सी की बातें काम कर जाती है। मॉन्स्टर ओर्डो की आंखों में अचानक चेंज आने लगता है और उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपने ही बच्चे के साथ क्या कर दिया था। ये सब देखकर गोल्डन नाइट समझ जाता है कि अब बात हाथ से निकल रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबको एक ही साथ खत्म कर दिया जाए। वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक असली स्टॉर्म बना लेता है जो कि सबको कुचल सकता था। लेकिन एक बार फिर से पर्सी सबकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो हवा में उछलकर अपनी इंसेन स्पीड से बर्फ का टुकड़े पर पंचेस मारने लगता है। कुछ ही पल में वो सारी हिल्स को हवा में ही तोड़ देता है और जमीन पर वापस आ जाता है। पर्सी पूरी तरीके से थक चुका होता है, उसका बॉडी चोटों से भरा होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डॉन तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसकी चोटों को चेक करने लगता है। तभी अचानक पर्सी का बॉडी सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। अगले ही पल एक जोरदार मैजिकल ब्लास्ट होता है। पर्सी के अंदर से इतनी ज्यादा और इतनी बेकार तरीके की मैजिक निकल रही होती है कि खुद गोल्डन नाइट भी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि इतनी छोटी बेबी से कितनी खतरनाक एनर्जी निकल सकती है। गोल्डन नाइट डिसाइड करता है कि अब देर करना ठीक नहीं है। वो अपना सबसे पावरफुल हेल स्टॉर्म यूज करता है, लेकिन इस बार जो होता है उसे खुद वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। पर्सी की मैजिक उस पूरे अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे वापस गोल्डन नाइट की तरफ ही शूट कर देती है। गोल्डन नाइट जान बचाने के लिए भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो खुद को संभालता है तो देखता है कि पर्सी बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। पर्सी उसे याद दिलाता है कि उसका डील क्या था, अगर वो एक भी हिट को लैंड कर दे तो नाइट को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ये सुनकर गोल्डन नाइट में गुस्सा आ जाता है और अपने कुल्हाड़ी से पर्सी पर अटैक कर देता है, लेकिन पर्सी बिना पसीना बहाए उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब नाइट सीरियस हो जाता है और लगातार अटैक्स करने लगता है, लेकिन उसके सारे अटैक पर्सी पर बिल्कुल भी असर नहीं करते। पर्सी बिना हिले खड़ा रहता है और शांत आवाज में कहता है कि अब बारी मेरी है। नाइट अभी भी पर्सी को हल्की नजर से ही देख रहा होता है, क्योंकि पर्सी के पास कोई वेपन्स नहीं होता। लेकिन तभी पर्सी अपनी मैजिकल ऑरा से एक बहुत ही बड़ा हाथ बना लेता है और उस नाइट को जोर से जमीन पर दे मारता है। पर्सी गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने ओर्डो को मॉन्स्टर क्यों बनाया। इस पर गोल्डन नाइट बताता है कि ओर्डो ने किंग ऑर्थर के किंगडम का कानून तोड़ा था। ऑर्थर के मुताबिक ह्यूमंस और बाकी सभी रेसेस एक साथ नहीं रह सकते, उन्हें किंगडम से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन ओर्डो बिना किसी भेदभाव के हर रेस के लोगों और क्रिएचर का इलाज करता था, जो ऑर्थर के लिए गुनाह था, इसलिए उसे तुरंत रुकने को कहा गया था। जब ओर्डो ने मना कर दिया तब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने ओर्डो को जबरदस्ती एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल दिया जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करना चाहता था। इसी बीच वो पर्सी की पकड़ से निकल जाता है और उससे कहता है कि पर्सी जैसे छोटे और बेकार लड़के कभी भी किंग के दिमाग और उसके डिसीजन को नहीं समझ सकते हैं। इतना कहकर वो अपनी पूरी स्पेशल पावर यूज करता है और आसमान में एक भयानक थंडरबोल्ट सीधा पर्सी के सर पर गिरा देता है। लेकिन सबको शौक तब लगता है जब पर्सी का मैजिक उस थंडरबोल्ट को निगल लेता है, जैसे कि वो कुछ भी ना हो। इसी मोमेंट पर पर्सी बिना डरे सीधा नाइट की तरफ भागता है। नाइट उसका अटैक डोज कर लेता है, लेकिन तब उसे एक भयानक रियलाइज होता है कि ये लड़का शायद से एपोक्लिप्स का नाइट हो सकता है और अगर पर्सी यहाँ पर मर गया तो डूम्सडे की प्रोफेसी भी खत्म हो जाएगी। फॉक्स और जोर से चिल्लाता है और पर्सी को बताता है कि उसका मैजिक उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर वो किसी वेपन को इमेजिन करे तो वो उसके होली नाइट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। वही डॉन घबरा कर चिल्लाता है कि वो को इमेजिन मत करना। दूसरी तरफ नाइट अपनी पावर से बिजली और बर्फ का बना एक खौफनाक मॉन्स्टर बर्ड समन कर लेता है, लेकिन जैसे ही पर्सी उस बर्ड को देखता है उसे अपने ग्रैंडपा के साथ बनाए हुए बर्ड्स याद आ जाते हैं जो वो बचपन में कुक करता था। इसी याद के साथ वो अपनी फेमिलियर सोर्ड इमेजिन करता है और उस सोर्ड को उस मॉन्स्टर बर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो अपनी एनर्जी सीधा नाइट पर फायर करता है, जिससे कि नाइट जोर से पत्थरों पर जा गिरता है, इतनी पावर के साथ कि पूरा पहाड़ ही हिल जाता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग
बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फोक्स पर्सी को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि नाइट अब डिफीट हो चुका होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पर्सी खुद नहीं जानता था कि अपनी मैजिक एनर्जी को कैसे रोकें। फोक्स गहरी सांस लेता है और कहता है कि उन्हें पर्सी को मैजिक समझाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एक अच्छी खबर मिलती है क्योंकि जायंट डोलोरोस दोबारा से होश में आ जाती है। पता चलता है कि डोलोरोस ने इंस्टिंक्टिवली जायंट क्लेन की हैवी मेटल मैजिक यूज करके अपने आप को उस गंदी बफेलो वाले अटैक से बचा लिया था। इसी बीच फोक्स को नाइट का मैजिक वैंड मिल जाता है जिससे कि वो तोड़ देता है। वैंड टूटते ही ओर्डो वापिस नॉर्मल ह्यूमन में आ जाता है। ये देखकर नाज रोने लगता है और सब लोग रिलीफ के साथ खुशी मनाते हैं, फिर एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। उसके बाद पर्सी और बाकी सभी लोग ड्रैगन बोन्स के पास वापस लौट आते हैं। वहाँ पर्सी बताता है कि पहले उसका सिर्फ एक ही गोल था, अपने फादर को ढूंढना और उसकी पिटाई करना, लेकिन अब जब उसने देखा कि नाइट्स क्या क्या कर रहे हैं तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो कैमलोट को किंग को भी सबक सिखाएगा, बस श्योर होने के लिए। फोक्स ये सुनकर मुस्कुराता है और इस डिसीजन से एग्री कर लेता है, पर जैसे ही वो अपनी जर्नी को रीसम करने वाले होते हैं, नाज भागते हुए उनके पास आ जाता है और कहता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहता है ताकि वो ओर्डो से और ज्यादा स्किल्ड हीलर बन सके। फोक्स मानता है कि एक डेंजरस जर्नी में हीलर का होना बहुत ही हेल्पफुल होगा। आखिर सब लोग एग्री कर जाते हैं और नाज भी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और सब लोग धीरे धीरे लॉयंस किंगडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। डॉन अपनी फ्लोटिंग मैजिक का यूज करके ज्यादा से ज्यादा खाना ढूंढने की कोशिश करता है, कभी मछली पकड़ता है तो कभी कुछ और। वहीं पर पर्सी अपनी मैजिक कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन अभी तक वो अपने मैजिक के फ्लो को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया होता है। फोक्स नोटिस करता है कि अब तक पर्सी अपनी मैजिक को सिर्फ इमोशन के बेसिस पर यूज कर रहा है, लेकिन अगर उसे होली नाइट को हराना है तो उसे अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से समझना और कंट्रोल करना सीखना होगा। इसी बीच नाज थोड़ा सा डाउट दिखाता है और कहता है कि शायद से कैमलोट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लेजेंड्स के मुताबिक 16 साल पहले रेसेस के बीच हुई एक बड़ी वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन पर्सी फोक्स पर भरोसा करता है और सबको कहता है कि फेथ बनाए रखो। तभी उन्हें याद आता है वो मैजिकल बीड जिसका यूज फोक्स ने पहले उन्हें बचाने के लिए किया था। वो पूछते हैं कि क्या उसी तरीके के किसी और बीड का यूज करके लायंस जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन फोक्स बताता है कि उसके पास अब कोई भी मैजिकल बीड नहीं है। नाज को मैजिक बीड्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है। वो बताता है कि ये बीड्स मर्लिन ने बनाए थे, जो 7 डेडली सिंस में से एक था, लेकिन नाज ज्यादा इंटरेस्ट उस बुक में दिखाता है जो वो मर्लिन के पास थी, जिसमें दुनिया के सारे पॉइजन्स के बारे में लिखा होता है। थोड़ी देर के बाद सब फिर से चलना शुरू कर देते हैं और आखिरकार सिस्ता टाउन पहुंच जाते हैं। ये जगह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल हैमलेट होता है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर एयरबीएनबी लगाओ तो अच्छा प्रॉफिट हो जाए। पर्सी एक्साइटमेंट में इधर उधर भागने लगता है नए अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए। तभी उसकी नजर रोड के साइड में एक मिट्टी का एक फ्रेश माउंट पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और पीछे से एक आवाज आती है जो कि उन्हें कहती कि आइटम वहीं पर छोड़ दो और तुरंत पीछे हट जाओ। सब मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर एक ब्लू हेयर लड़की होती है जो अम्ब्रेला जैसे दिखने वाले स्क्रैप बोर्ड को उनकी तरफ पॉइंट किए होती है। डॉन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उन्हें ये चीज एक्सीडेंटली मिली है, लेकिन वो ब्लू हेयर लड़की उन्हें चुप करा देती है और कहती कि इतनी गहरी मिट्टी में दबी हुई चीजों को बस ऐसे ही नहीं ढूंढ लेता। पर्सी सोचता है कि उसने तो बस थोड़ी सी डिगिंग की थी। इसी बीच नाज को लगता है कि शायद से वो लड़की उसे कहीं पहले देख चुका है, पर बात आगे बढ़ने से पहले ही वो लड़की अचानक से उस अम्ब्रेला जैसे चीजों से एक प्रॉपर सोड निकालती है, जिसे देखकर डॉन गुस्सा हो जाता है और अपना डैगर निकाल लेता है। नाज सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कॉम्बैट में काफी स्किल्ड होती है। एक ही पावरफुल लेग किक से वो डॉन को सीधा जमीन पर गिरा देती है। नाज फिर से मैटर को सोल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो लड़की मैजिक फ्लो करने के मूड में ही नहीं है और नाज पर भी अटैक करना शुरू कर देती है और वहीं से सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है। नाज अपने डैगर से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और सीधा जमीन पर गिर जाता है। गिरते हुए वो उस लड़की से कहता है कि थोड़ा सा चिल करो, हम यहाँ से लड़ने के लिए नहीं आए। तब वो लड़की फाइनली पर्सी की तरफ मुड़ती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर उसे चोट नहीं चाहिए तो वो जो आर्टिकल मिला है वो तुरंत दे दे। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि पर्सी बिना किसी आर्गुमेंट के वो चीज उसे दे देता है। ये देखकर लड़की खुद बहुत ही हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद ये लोग कोई चाल चल रहे हैं और जरूर रेड होली नाइट के साथ मिले हुए होंगे। तब पता चलता है कि उस लड़की की आंखें लोगों के झूठ और उसके अंदर की इविल एनर्जी को देख सकती है। वो सबको ध्यान से देखती है। उसे नाच में थोड़ा सा झूठ दिखाई देता है, डॉन में काफी ज्यादा झूठ नजर आता है, लेकिन जब वो पर्सी को देखती है तो उसे पूरी तरीके से शौक में आ जाती है, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल प्योर और साफ दिल का होता है। फोक्स जैसे ही होली नाइट का नाम सुनता है उसके
कान खड़े हो जाते हैं और वो पूछता है कि कौन से नाइट की बात कर रही हो। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक मेड आकर लड़की को बुला लेती है और कहती है कि उसे तुरंत मिशन वापस आना होगा। मेड के देखने से पहले ही वो लड़की चालाकी से और रोक जैसी चीज पर्सी के कपड़ों में छुपा देती है और उसे स्ट्रिक्टली बोलती है कि ये चीज किसी को भी मत देना, स्पेशली एक नाइट को जिसका नाम आयरनसाइड है। जैसे ही पर्सी ये नाम सुनता है वो तुरंत पहचान जाता है क्योंकि आयरनसाइड उसके फादर का नाम होता है। वो कुछ पूछना चाहता होता है लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। शाम होते होते पर्सी और उसकी पार्टी रात के लिए एक रूम ले लेती है और सनसेट देखते हुए सोचती है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नास को अचानक याद आता है कि उस लड़की का नाम एनी है और वो इस टाउन की लॉर्ड की बेटी है। फॉक्स कहती है कि उसने भी ये नाम पहले सुना है लेकिन आज पहली बार उसे एक्चुअली देखा है। पर्सी को इन सब बातों से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस इतना कहता है कि उसे एनी को ढूंढना है और अपने फादर के बारे में सब कुछ जानना है। फॉक्स उसे शांत करता है और कहता है कि बिना किसी प्लान के ऐसे रस करना बेवकूफी होगी क्योंकि इस हाल पर वो आयरनसाइड को लाख साल में भी नहीं हरा सकता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयरनसाइड इस रोग से पहले क्यों पड़ा है और किस्मत से उसी रात आयरनसाइड खुद टाउन वापस आ जाता है। वो लॉर्ड की हाउस में कंट्री यार्ड के सारे सिटीजन को इकट्ठा करता है और एक अनाउंसमेंट के लिए ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी होली नाइट को देखा ही नहीं था, इसलिए सब लोग उसे देखकर अवे में आ जाते हैं। इसी बीच पर्सी और उसकी पार्टी रूफटॉप पर छुपकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। जैसे ही पर्सी आयरनसाइड को देखता है उसका मन करता है कि वो सीधा फाइट के लिए कूद पड़े, लेकिन फॉक्स टाइम पर उसे रोक लेता है और समझाता है कि अभी वो काफी वीक है और बिना सच जाने कुछ भी करना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। आयरनसाइड सभी लोगों के सामने खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है कि वो यहाँ पर उन्हें एक आने वाले भयानक खतरनाक वार्निंग के बारे में बताने के लिए आया है। वो कहता है कि अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया तो ये खतरा पूरे टाउन को ही मिटा सकता है। इतना कहकर अपने ब्रीफ केस को नीचे रख देता है और धीरे से उसे खोलता है। जैसे ही ब्रीफ केस खुलता है उसके अंदर रखी चीजें जो कि वो देखकर फॉक्स पूरी तरीके से घबरा जाता है। टाउन के लोग समझ नहीं पाते कि ये पत्थर जैसा सील आखिर है क्या, लेकिन फॉक्स बताता है कि एक स्पेशल मैजिकल सील है। इसी सील की मदद से सभी गॉडेस क्लैन ने डीमन क्लैन को सील किया था। फॉक्स आगे बताता है कि डीमंस को सील करने के लिए गॉडेस क्लैन के सभी मेंबर्स को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। इसी वजह से गॉडेस क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन डीमंस सील के अंदर ही बंद हो गए। फॉक्स को लगता है कि आयरनसाइड इसी सील का यूज करके दोबारा करना चाहता है, लेकिन इस बार वो पूरे टाउन के लोगों को सेक्रीफाइस करने का प्लान बना रहा होता है। ये बात सुनते ही पर्सी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तुरंत आयरनसाइड से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ताकि सभी इनोसेंट लोगों को बचाया जा सके, लेकिन फॉक्स पर्सी को रोक लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। फॉक्स बताता है कि अभी उनके पास सील का आखिरी हिस्सा मौजूद है और जब तक वो पीस उनके पास है आयरनसाइड कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही फॉक्स उन्हें ये भी समझाता है कि अगर यहाँ पर फाइट शुरू हुई तो बहुत ही सारे बेकार के लोग इसमें फंस सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए अभी चुप रहना और सिचुएशन को समझना सबसे सही रहेगा। टाउन के लोग होली नाइट की बातों से काफी प्रभावित हो जाते हैं और उसे बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं। आयरनसाइड बोलता है कि बहुत ही जल्द 4 नाइट्स ऑफ एपोक्लिस इस दुनिया में आने वाले हैं जो पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएंगे। वो ये भी कहता है कि उन्हें रोकने के लिए उनका महान किंग ऑर्थर खुद आगे आएगा और सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी अचानक एनी कंट्री यार्ड में घुस आती है और जोर से सभी लोगों से कहती है कि इस झूठे नाइट की एक बात पर भी भरोसा मत करो। उसके पिता जो कि इस टाउन के लॉर्ड होते हैं ये सुनकर घबरा जाते हैं और होली नाइट के गुस्से से डर जाते हैं, लेकिन एनी रुकती नहीं है और लगातार उसे लायर कहती रहती है। उसका पिता गुस्से में एनी को किचन वापस जाने और सैंडविच बनाने के लिए कहता है। इस पर आयरनसाइड उसे रोकता है और बोलता है कि इतना ज्यादा मिसयोगनेटिव होना सही नहीं है। फिर भी एनी कहती है कि उसके पास स्पेशल मैजिक पावर है जिससे कि वो झूठ बोलने वाले को आसानी से पहचान सकती है। एनी की बात सुनकर रेड नाइट का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि इसे डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। एनी का पिता उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बाद में अपनी बेटी को समझा देगा। इसी बीच फॉक्स छत से नीचे कूद जाता है और बाकी सभी लोगों को इशारा करता है कि जब तक ये लोग आपस में उलझे हैं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी पर्सी कंट्री यार्ड में कूद जाता है और आयरनसाइड को साफ शब्दों में कहता है कि लड़की को तुरंत छोड़ दो। रेड नाइट पर्सी को जिंदा देखकर बुरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले ही मर चुका है। पर्सी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत आयरनसाइड की तरफ भागता है और अपने मैजिकल गुलेम का यूज करके उसकी नजर को कंफ्यूज करता है। फिर एनी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर एक तंग सी एली की तरफ भाग जाता है। आयरनसाइड तुरंत उनके पीछे आ जाता है और अपनी मैजिकल क्लेव का यूज करके उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पर्सी सभी को बचा लेता है। हाँ, सब बच जाते हैं, लेकिन उस अटैक की वजह से पास ही खड़ा एक बहुत ही बड़ा टावर हिलने लगता है और देखते ही देखते नीचे गिरने लगता है, जिससे कि पूरे एरिया में काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद सब लोग भागते हुए होटल की तरफ जाते हैं क्योंकि वहीं पर सील का लास्ट पीस छुपा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग एंट्री के पास पहुंचते हैं
उनकी नजर एनी के मेड पर पड़ती है, जो कि हाथ में टेबलेट पकड़कर खड़ी होती है। अगले ही पल सबके सामने ही वो मेड एक अजीब सा डीमन मॉन्स्टर में बदल जाती है। ये देखकर फॉक्स तुरंत समझ जाता है कि ये आयरनसाइड का फेमिलियर है। वो डीमन मॉन्स्टर हवा में उड़ता है और कंट्री यार्ड की तरफ चला जाता है। तब फॉक्स सबको बताता है कि अब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें या फिर किसी तरीके से एक टैबलेट उठाकर यहाँ से भाग जाएं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया तो टाउन का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। बिना ज्यादा सोचे सब लोग फाइट करने का डिसीजन लेते हैं और कंट्री यार्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर आयरनसाइड सील के सारे पीसेस को जोड़ चुका होता है और वो ब्लड सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो चुका होता है। वो कुछ अजीब से सिरेमोन्स चैंट करना शुरू करता है, जिससे कि सील एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही सील एक्टिवेट होता है, उसके अंदर से काली एनर्जी बाहर निकलने लगती है। अंधेरा पूरे शहर में फैलने लगता है, जो कि पत्थरों के अंदर घुस जाता है और हर जगह से मॉन्स्टर निकलना शुरू हो जाते हैं। पर्सी और उसकी पार्टी दूर से टाउन के लोगों की चीखने की आवाज सुनते हैं। ये सब सुनकर एनी रुक जाती है और कहती है कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन पर्सी उसे समझाता है कि वो फॉक्स पर पूरा भरोसा करता है और उन्हें वही करना चाहिए जो कि फॉक्स ने कहा है, ताकि आयरनसाइड को रोका जा सके। एनी पर्सी से कहती है कि फॉक्स पर इतना भरोसा मत करो, क्योंकि उसकी पावर्स उसे बताती है कि फॉक्स के अंदर भी डार्कनेस छुपी हुई है। लेकिन पर्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह देता है कि उसे फॉक्स पर पूरा ट्रस्ट है। नास भी कहता है कि अगर पर्सी फॉक्स पर भरोसा करता है तो वो भी करेगा। इसके बाद एनी के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और वो उनके प्लान के साथ चल देती है। आगे बढ़ते हुए अचानक उनकी नजर एनी के पिता पर पड़ती है, जो कि शहर के लॉर्ड होते हैं। वो एक दीवार के सहारे गिर पड़ते हैं, जख्मी और खून से भरे हुए। एनी ये देखकर डर जाती है और उसे लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन आज तुरंत उन्हें चेक करता है और बताता है कि वो सिर्फ बेहोश हैं। इसके बाद सबका ध्यान वापस से आयरनसाइड की तरफ चला जाता है, जो कि अभी भी रिचुअल में बिजी होते हैं। बिना पीछे देखे आयरनसाइड उन्हें वार्निंग देता है कि आज की रात उसे दूर ही रहें, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। पर्सी इसे इग्नोर करता है और उसे कह देता है कि थोड़ा जिंदगी जीना सीखो। ये सुनते ही आयरनसाइड गुस्से में आ जाता है और बिना मुड़े ही अपनी असली पावर का एक छोटा सा ग्लिम्स भी दिखा देता है। सिर्फ उतना देखा ही काफी नहीं होता, क्योंकि बाकी सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और उनका शरीर हिलना तक बंद हो जाता है, लेकिन पर्सी अलग ही बना होता है। पर्सी बिना एक पल सोचे समझे रेड नाइट की तरफ मुड़ पड़ता है और अपनी जायंट मैजिक हैंड का यूज करके आयरनसाइड पर जोर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन आयरनसाइड उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है और बिना किसी मेहनत के अपनी मैजिक पर्सी के अटैक को काट देता है, जिससे कि कुछ भी हुआ ही ना हो। पर्सी समझ जाता है कि सीधा अटैक करना काम नहीं करेगा, इसलिए अपना प्लान बढ़ाता है और अपने मैजिकल गुलेम्स को सीधा सील करने की तरफ भेज देता है। लेकिन सील से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सारे गुलेम्स को पल भर में ही पूरी तरीके से खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, आयरनसाइड दोबारा से अपनी मैजिक का यूज करता है और जमीन को चीर देता है। ये अटैक पर्सी और उसकी पार्टी को बस छू कर निकल जाता है, लेकिन इसका डर उन सभी के चेहरों पर साफ दिखाई देता है। ड्वेन ये सोचने लगता है कि शायद से यहाँ से भाग जाना ही सही रहेगा, क्योंकि ये उनकी फाइट नहीं है और उन्हें फ्यूचर के बड़े गोल्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन नास इस बात को साफ मना कर देता है और बताता है कि वो टाउन के लोगों को मारने के लिए अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर ड्वेन का सब्र टूट जाता है और वो कहता है कि ये सब उसके बस का नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच पर्सी बाकी सभी को कहता है कि वो आयरनसाइड को रोक कर रखें जब तक कि वो सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन आयरनसाइड कोई बेवकूफ नहीं होता, वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और पर्सी भी अपनी मैजिक स्वॉर्ड को संभाल लेता है। पर्सी अपनी मैजिकल ब्लेड से एक के बाद एक फास्ट अटैक करता रहता है, लेकिन आयरनसाइड उन सभी अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो इतना तेज होता है कि पर्सी पीछे हटता है। आखिरकार आयरनसाइड एक जोर का वार करता है और पर्सी की मैजिक स्वॉर्ड को बीच से तोड़ देता है। अब आयरनसाइड पर्सी को वहीं पर खत्म करने के लिए आखिरी अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एनी बीच में आ जाती है और अपनी रिपेयर से उस पर अटैक कर देती है। वो गुस्से में आयरनसाइड से पूछती है कि वो इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है, पहले अपने पिता को मारना और अब अपने ही बेटे को मारना चाहता है। आयरनसाइड इस बात को मजाक में उड़ा देता है और एनी को पीछे धक्का दे देता है, लेकिन एनी हार नहीं मानती और दोबारा से उस पर अटैक करती है। फिर भी आयरनसाइड उसके हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे हटा देता है। वो एनी का हौसला तोड़ने के लिए उसे दिखाता है कि उस पर कितनी आसानी से वार कर सकता था, लेकिन एनी बिल्कुल भी डरती नहीं है। वो खुद को संभाल कर फिर से खड़ी हो जाती है। आयरनसाइड अब भी पूरी तरीके से सीरियस होता है कि किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन उसे रोक नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है, अचानक से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है और उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तब सबको पता चलता है कि नास ने चालाकी से अपनी मैजिक का यूज करके एनी की स्वॉर्ड में पैरालाइज वेनम मिला दिया था। ये वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक जायंट को भी मार सकता है। आयरनसाइड को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो आखिरकार पीछे मुड़ता है और अजीब सी चमकती हुई मैजिक पर सब छिड़क देता है। वो अटैक ऊपर से थोड़ा हार्मलेस लगती है, लेकिन एनी के पिता तुरंत पहचान लेते हैं कि ये काफी खतरनाक स्पेल है, इसलिए वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बेटी के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसी वो चमकती हुई मैजिक फटती है, जोरदार ब्लास्ट होता है और सब लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जब धुआं धीरे धीरे छटता है, तब पता चलता है कि पर्सी ने अपनी मैजिकल गुलेम्स का यूज करके बाकी सभी को सील्ड कर लिया
जाता है, इसलिए वो सब जिंदा बच गए हैं। लेकिन आयरनसाइड इसी मौके का फायदा उठाता है और पर्सी को पकड़ लेता है। एनी तुरंत पर्सी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आयरनसाइड उसकी तलवार को जोर से हटा देता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर वो पर्सी को जमीन पर पटक देता है। पर्सी जब अपनी मैजिक का यूज करके सील तोड़ने की कोशिश करता है, तब आयरनसाइड गुस्से में आकर अपनी तलवार पर्सी के हाथ में घुसा देता है, जिससे पर्सी दर्द से चीख पड़ता है और ये देखकर एनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर से आयरनसाइड पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। लेकिन आयरनसाइड उसे धमकी देता है कि अगर वो अपनी जगह से हिली तो उसे भीड़ के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनकर एनी डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है। आयरनसाइड फिर अपनी बूत पर्सी के चेहरे पर रख देता है और लगातार मारने लगता है जब तक कि पर्सी बेहोश नहीं हो जाता। पर्सी के मैजिकल गुलेम्स उसके जख्मों को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरनसाइड उन्हें भी पैर से कुचल देता है। तब आयरनसाइड को एहसास होता है कि अगर ये लड़का जिंदा रह गया तो फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए अपनी तलवार उठाता है और सीधा पर्सी के दिल में घुसा देता है। धीरे धीरे पर्सी की आंखों से जिंदगी चली जाती है। इतना कहने के बाद आयरनसाइड बिना सोचे समझे सील की तरफ बढ़ जाता है ताकि रिचुअल को पूरा कर सके। इधर नास भागकर पर्सी के पास आता है, उसके शरीर को खींचकर थोड़ा दूर लेकर जाता है और उसे अपनी बनाई हुई पोशन पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, जिससे कि नास की उम्मीद टूटने लगती है। तब एनी नास को हटाकर खुद पर्सी को पोशन पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। सब लोग लगभग हार मान चुके होते हैं। तभी अचानक पर्सी के शरीर में थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी वापस आने लगती है। ये देखकर आयरनसाइड भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि पर्सी मर चुका है। वो डिसाइड करता है कि अब सबको एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए और अपनी क्लेप्स अटैक का यूज करता है। लेकिन इस बार नास अपना शरीर पर्सी के सामने रखकर उसे बचा लेता है। आयरनसाइड दोबारा से नास पर अटैक करता है, लेकिन नास अपनी जगह से हिलता तक नहीं। ये देखकर एनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो टाइम बाई करने के लिए फिर से आयरनसाइड पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार आयरनसाइड बिल्कुल भी सीरियस हो जाता है और एनी को सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करती है। इसी बीच आयरनसाइड का वार एनी के काफी पास से निकलता है, जिससे कि वो मुश्किल से बच पाती है। लेकिन उन सभी की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि अचानक पर्सी का शरीर फिर से पावरफुल मैजिकल एनर्जी से भरने लगता है। छोटे छोटे मैजिकल गुलेम्स पूरे एरिया को घेर लेते हैं और सभी को हील करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सब लोग दोबारा से खड़े होने लगते हैं। तभी अचानक डॉन भी वापिस से आ जाता है और कहता है कि वो पर्सी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इधर आयरनसाइड समझ चुका होता है कि पर्सी जिंदा रहा तो फ्यूचर में बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए उसे हर हाल में खत्म करना जरूरी है। वो पर्सी पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है, लेकिन पर्सी अपनी बची हुई ताकत का यूज करके सभी को पीछे सेफ जगह पर धकेल देता है। वो हवा में उठ जाता है और आयरनसाइड से कहता है कि जब तक उसके शरीर में एक बूंद भी ताकत बची है, वो इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। पर्सी की आंखों में पूरा यकीन और हिम्मत साफ दिखाई देता है। इसी बीच पूरे शहर में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगता है। हर जगह मॉन्स्टर गिरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा हो। पता चलता है कि एक मिस्टीरियस अटैकर छोटे छोटे डैगर का यूज करके सभी मॉन्स्टर को मार रहा है। आयरनसाइड का फेमिलियर वापस आकर उसे बताता है कि शहर के ज्यादातर मॉन्स्टर ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सुनकर आयरनसाइड समझ जाता है कि ये फाइट तो हार चुका है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसे पर्सी पर गर्व है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आयरनसाइड ये भी कहता है कि अपना मिशन फेल करने के बाद उसे जल्दी से सजा दी जाएगी, शायद से उसे मार दिया जाए। पर्सी ये सब सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि आयरनसाइड का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। आयरनसाइड पर्सी से कहता है कि वो उसके पास आए ताकि मारने से पहले वो उसे एक बार देख सके। पर्सी शायद इस बात पर मान जाता है, लेकिन तभी एनी जोर से चिल्लाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। एनी बताती है कि वो आयरनसाइड के अंदर झांक सकती है और उसके दिल में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो कहती है कि आयरनसाइड जानता है कि वो हार चुका है, इसलिए वो लास्ट चांस में पर्सी को मारना चाहता है। एनी की बात सुनकर आयरनसाइड बुरी तरीके से धधक जाता है और गुस्से में एक के बाद एक मैजिकल एयर स्लाइसेस उनकी तरफ फेंकने लगता है। पर्सी तुरंत रिएक्ट करता है और सभी को साथ लेकर वहाँ से हट जाता है। आसमान चमकती हुई मैजिक से भर जाता है, जिससे कि सितारे बिखर गए हो। पर्सी हवा में घूमते हुए आयरनसाइड की तरफ मुड़ता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि वो सीधा उस पर गिरने वाला हो, लेकिन आयरनसाइड पहले से ही उसका मूव समझ जाता है और सबको पीछे धकेल देता है। पर्सी दोबारा हवा में घूमकर आता है, जिससे कि पूरी ताकत से फोर्टन अटैक करने वाला हो। इसी मोमेंट पर डॉन अपनी मैजिक का यूज करता है और उसे सील ऑफ डार्कनेस को हवा में उछाल देता है। पर्सी लास्ट सेकंड में अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और सीधा सील पर वार करता है। सील कई टुकड़ों में टूट जाता है। साथ ही डॉन टूटी ही तलवार का हिल्ट उठाता है ताकि सील का दोबारा से यूज न हो सके। इस अटैक का इफेक्ट आयरनसाइड पर भी पड़ता है। उसका आर्मर बीच से ही फट जाता है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये बात आयरनसाइड को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो गुस्से में कहता है कि अब यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है, तभी एक और होली नाइट वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसका नाम मोल्ट होता है। वो आयरनसाइड के पास आकर उसे बताता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। आयरनसाइड का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है। तब मोल्ट बताता है कि शहर के सारे गेदरस डीमन को किसी ने अकेला ही हरा दिया। इसका मतलब
ये था कि या तो वो लेजेंडरी 7 डेडली सीन्स में से कोई है या फिर कोई इतना ज्यादा पावरफुल इंसान है। और ये सुनते ही आयरनसाइड समझ जाता है कि यहाँ रुकना अब सेफ नहीं है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अंधेरे में गायब हो जाता है। जैसे ही वो चला जाता है बाकी सब लोग चैन की सांस लेते हैं। सबको ये भी क्लियर हो जाता है कि वो लोग आयरनसाइड के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं थे और जो बच पाए वो सिर्फ लक की वजह से बच पाए थे। थोड़ी देर के बाद फॉक्स वापस आता है और कहता है कि शहर को बचाने वाला उनके ही दोस्तों में से कोई एक था, लेकिन हमेशा की तरह वो स्मार्ट बनकर बात को गोल कर देता है और ये बताने से मना कर देता है कि वो कौन था। अगले दिन सुबह सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एनी बाहर आती है बिल्कुल टॉम बॉय स्टाइल कपड़ों में। वो अपने फादर को बताती है कि अब वो भी एडवेंचर पर जाना चाहती है। एनी को लगता है कि उसके फादर मना कर देंगे, लेकिन सरप्राइजली वो रोकता नहीं, बल्कि वो खुद कहता है कि जाओ और एक अमेजिंग होली नाइट बनो। इसी के साथ एनी ऑफिशियली पार्टी की नई मेंबर बन जाती है और आने वाले एडवेंचरर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उनकी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद सिटी ऑफ के थ्रू जाने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये रूट थोड़ा सा सेफर माना जाता है। रास्ते में डॉन को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो सोचता है कि उस होली नाइट हाउजर के बारे में जो कि उसे एक और दूसरे स्टूडेंट्स एल को ट्रेनिंग दिया करता था। हाउजर डॉन की मदर का बड़ा भाई था और जब डॉन ने ट्रेनिंग देना स्टार्ट की थी तब उसने उसे अपने अंडर ले लिया था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से डॉन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और एंड में ट्रेनिंग को छोड़कर भाग गया। जब वो सिटी ऑफ के एंटर करते हैं तब ऑलरेडी दोपहर हो चुकी होती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा शहर एक्सप्लोर कर लेते हैं। नास आर्मरी में जाता है गिलास व्याल्स लेने के लिए और बाकी सप्लाईज का इंतजाम करते हैं। पर्सी को एक अंडरग्राउंड सुमो फाइट रिंग मिल जाती है, जबकि फॉक्स सब पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्लानिंग से पहले ही सब इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो सबको शांत करके जल्दी से लोइंस की तरफ निकलने की बात करता है। कुछ देर के बाद वो लोग एक इन में जाते हैं और रूम्स के लिए बार्गेनिंग करने लगते हैं, जिसका टोटल 22 सिल्वर कॉइन निकलता है। प्रॉब्लम ये होती है कि फॉक्स ने सारे सिल्वर एनी को सेफ रखने के लिए दे दिए होते हैं, इसलिए उन्हें वेट करना पड़ता है। जब एनी वापस आती है तो उनके पास एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें चैनट्स, लालटेन्स, रग्स और काफी सारी चीजें होती हैं जो कि उन्हें शायद से कभी जरूरत भी नहीं पड़ती। फॉक्स पहले थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद से एनी ने सब कुछ अच्छे प्राइस में ले लिया होगा। लेकिन जैसे ही एनी बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 ही सिल्वर कॉइन बचे हैं तो फॉक्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है क्योंकि उसने एनी को 15 प्योर गोल्ड कॉइन दिए होते हैं जो कि एक फुली फर्निश्ड हाउस खरीदने के लिए काफी होते हैं। एनी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉक्स का गुस्सा उस वक्त कम होने का नाम ही नहीं लेता। फॉक्स गुस्से में एनी से कहता है कि सारा सामान वापस कर दो वरना आज रात रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही एनी और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में मुड़ जाती है और पर्सी को डांट कर कहती है कि पूरा शक उठाकर शॉप पर वापस छोड़ दो। फॉक्स को दूसरी साइड चला जाता है थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। इसी बीच ड्वेन और नास सोचते हैं कि जब तक टाइम है कुछ अच्छे पीने का मूड बना लेते हैं। दोनों एक टैरवेन में घुसकर ड्रिंक्स ऑफर कर देते हैं, लेकिन अभी वो लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ड्रंक सा ब्लोंड आदमी आकर बिना सोचे समझे उनकी ड्रिंक को पी लेता है। ड्वेन पहले गुस्सा होने वाला होता है, पर जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखता है तो उसका रंग उड़ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लायन का होली नाइट हाउजर होता है, जो कि ड्वेन का अंकल भी होता है। हाउजर भी ड्वेन को पहचान लेता है और तुरंत उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब वो सिर्फ सर्कस का एक अजीब सा फ्रीक बन चुका है और उसकी माँ स्वर्ग में भी अपने कमजोर बेटे को देखकर शर्मिंदा हो रही होगी, जो ट्रेनिंग से भाग गया था। इसी वक्त टैरवेन से दूर पर्सी और एनी सुमो फाइटिंग रिंग्स पहुंच जाते हैं। वहाँ एनी अपना पूरा पैसा पर्सी पर गैम्बल कर देती है। सरप्राइजली पर्सी रिंग में एक बहुत ही बड़ा सा फाइटर को हरा देता है और उन्हें काफी बड़ा अमाउंट जीतने को मिलता है। उधर टारवेन में हाउजर, नास और डॉन एक टेबल पर बैठे होते हैं। डॉन ऑकवर्ड फील करते हुए वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन उसके पास जो सोर्ड का हिल्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। हाउजर उसे तुरंत पहचान लेता है और उठाकर पूछता है कि डॉन ये कहाँ से चोरी किया। डॉन खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया, लेकिन हाउजर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो गुस्से में पूछता है कि क्या डॉन को ये भी नहीं पता है कि ये चीज असल में है क्या। डॉन नर्वस होकर बोल पड़ता है कि ये बस किसी पुराने आर्टिफैक्ट का टुकड़ा है। ये सुनते ही हाउजर और धधक जाता है और वो डॉन को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि डॉन पीछे रखी टेबल पर जाकर गिरता है। हाउजर चिल्लाता है और कहता है कि इस सोर्ड के टुकड़े में इतनी पावर है कि पूरे लाउंज को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और डॉन को बोलता है कि वो कभी होली नाइट बनने के लायक था ही नहीं और जिंदगी भर एक फेलियर ही रहेगा। नास ये सब देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और डॉन के सपोर्ट में आता है। वो हाउजर के गंदे बिहेवियर को कॉल आउट करता है, जिससे कि टारवेन के अंदर एक ड्रंकन ब्रावल स्टार्ट हो जाता है। तभी एनी और पर्सी वहाँ पर एंटर करते हैं, जबकि डाविन आंसुओं के साथ बाहर भाग जाता है। पर्सी पूरी सिचुएशन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। हाउजर सीधा एनी के पास जाता है और उसके हाथ से कॉइंस लेकर छीन लेता है। कहता है कि बच्चों को गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। एनी बैग वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन नास उसे रोक देता है। वो हाउजर से सीधा कहता है कि सोर्ड का हेल्ट और कॉइंस का बैग तुरंत
तुरंत वापस करो। हाउजर सरकास्टिक स्माइल के साथ पूछते हैं कि क्या वो फाइट करना चाहता है। इस पर नास कामली बोलता है कि फाइट की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एक सिंपल ड्रिंकिंग गेम से डिसाइड हो सकता है। हाउजर बिना ज्यादा सोचे नास की बात को मान लेता है और दोनों के बीच एक ड्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रिंक्स चलते चलते नास को फील होता है कि इस शहर में कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक पर्सी और एनी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ब्लैकआउट ड्रिंक हो गए हो। ये सीन देखते ही आसपास के लोग अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और टारवेन का माहौल एकदम से टेंस हो जाता है। तभी दरवाजा जोर से हिलता है और एक सिल्वर हेयर आदमी अंदर आ जाता है। वो गुस्से में हाउजर से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हाउजर उसे तुरंत पहचान लेता है। ये एड होता है जो कि कभी डॉन के साथ उसका स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन बाद में गलत रास्ते पर चला गया और बैंडिट बन गया। हाउजर गुस्से में एडी की तरफ मुड़ता है और उससे पूछते हैं कि क्या पिछले कुछ महीनों से इस एरिया में लूटपाट और मर्डर्स वही कर रहा था। एड बिना शर्म के मान लेता है कि वही इस जगह का बैंडिट किंग है। एड के साथ ही धीरे धीरे हाउजर और नास को घेर लेते हैं और ये देखकर वहाँ खड़ा एक यंग फैंसी कपड़ों वाला लड़का डर जाता है। लेकिन हाउजर के लिए ये कोई नई बात नहीं होती। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है और हल्की से स्माइल के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है। नास होली नाइट के अंदर से निकलती हुई जबरदस्त स्ट्रेंथ को फील करता है जो कि एडी के क्रोनिस तक डरा देती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले सब कुछ पलट जाता है। हाउजर अचानक से लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल ब्लैकआउट ड्रंक। ईडी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि हाउजर कितनी ड्रिंक के बाद बेहोश हो जाता है, इसलिए उसने सही मोमेंट का वेट किया था। नास समझ जाता है कि वो लोग गिनती में कम है और डायरेक्ट फाइट का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वो कामली पूछता है कि आखिर वो उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या करना चाहता है। ईडी का एक क्रोनी हंसी के साथ बोलता है कि वो सबका पैसा और कीमती सामान चुरा लेंगे और फिर उन्हें स्लेवरी में बेच देंगे। ये सुनते ही नास डिसाइड करता है कि ये लोग इतने इविल है कि उन पर अपनी अनटेस्टेड पॉइजन का यूज करना गलत नहीं होगा। वो चुपके से जहरीली मैजिक का एक छोटा सा बॉल निकालता है और उसे हवा में धीरे धीरे फैला देता है। ये वेनम इतना इफेक्टिव होता है कि रूम में मौजूद लगभग सारे एनिमीज तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ईडी इतना बेवकूफ नहीं होता और टाइम पर अपना नाक बंद कर लेता है और बच जाता है। नास सोचता है कि अकेला ईडी कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, इसलिए वो पलट कर कहता है कि वो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है ईडी उसे आवाज देकर दिखाता है कि उसने पर्सी को पकड़ लिया है। ये देखकर नास बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि एक सेकंड पहले पर्सी जमीन पर पड़ा हुआ था। नास जैसे ही ड्रैगन गुलेम को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि ईडी सिर्फ उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। पर्सी अपनी जगह पर ही सोया होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ईडी मौका देखकर नास के गर्दन पर एक जोर का कोप मार देता है और नास वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर पहाड़ी के पीछे डॉन अकेला खड़ा होकर हाउजर की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगने लगता है कि शायद से हाउजर गलत नहीं था और शायद से उसकी माँ भी स्वर्ग में यही देखकर शर्मिंदा हो रही होगी कि उसका बेटा आज किस हाल में है। डॉन अभी भी इन सब बातों से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उसकी नजर ईडी पर पड़ती है जो कि सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। डॉन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता है और हैरानी से पूछते है कि क्या वो इतने टाइम से हाउजर के साथ ही घूम रहा था। ईडी सीधा जवाब देता है कि उसने हाउजर से अपना रिश्ता कब का तोड़ दिया है और होली नाइट बनने का सपना भी छोड़ चुका है। ये सुनकर डॉन और ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ईडी हमेशा से टैलेंटेड और होली नाइट बनना ही उसका गोल हुआ करता था। ईडी ठंडे टोन में कहता है कि ये सब सपने बेकार हैं और फिर डॉन को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ मिलकर क्राइम करे। हर उस ट्रेवलर को जो कि इस रास्ते से गुजरे। डॉन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन ईडी उसके कंधे पर हाथ रख देता है और बताता है कि उसने डॉन के सारे दोस्तों को पकड़ लिया है, इसलिए उनके बारे में भूल जाए और बैंडिट बनकर उनके साथ आ जाए। ये सुनते ही डॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ईडी का हाथ झटका देता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने उसके दोस्तों को तुरंत रिलीज नहीं किया तो उसका बहुत ही बुरा अंजाम करेगा। उधर टारवेन में ईडी के क्रोनियंस धीरे धीरे होश में आते हैं और सबको घसीट कर एक सेल में बंद कर देते हैं। वो उनका सारा पैसा छीन लेते हैं और मैजिकल सोर्ड का हिल्ट भी फेंक देते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक छोटी सी टूटी हुई तलवार का टुकड़ा है। नास पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और सोचता है कि अब तक डॉन को जरूर पता चल गया होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। तभी हाउजर उसके ख्यालों को तोड़ते हुए बोलता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो क्योंकि डॉन एक बहुत ही बड़ा लूजर है और वो भी बहुत ही बड़ा क्राउड है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। नास चुप हो जाता है लेकिन दिल ही दिल में वो अब भी होप रखता है। जब लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तभी बैरकीप डंजन में आ जाता है और उनकी जेल सेल का गेट को तोड़ देता है। वो बताता है कि वो ईडी या फिर उसके बैंडेड के साथ नहीं है। नास अपनी मैजिक का यूज करके पर्सी और एनी के शरीर में अल्कोहल का इफेक्ट निकाल देता है और दोनों होश में आ जाते हैं। एनी होश आते ही गुस्से में पूछती कि हाउजर उनके साथ क्या कर रहा है। पर्सी जवाब का वेट नहीं करता, वो सीधा हाउजर के पास जाता है और ड्वेन को थप्पड़ मारने के लिए अपना गुस्सा निकालता है। उसके पेट में हेडबट मार देता है जिससे कि हाउजर जमीन पर गिर जाता है। नास बीच में बोलकर उन्हें रोक देता है और बताता है कि हाउजर किंगडम ऑफ लायंस का होली नाइट है। तब ब्रेकअप उन्हें वार्निंग देता है कि ईडी से बहुत ही संभल कर रहना क्योंकि उसने एक ड्रैगन को अपना गुलाम बना लिया है जिसके दम पर वो पूरे शहर को बर्बाद करने की धमकी देता है। बारकीप के मुताबिक ईडी पहले सिर्फ टारवेन आता था, हमेशा उदास
और गुस्से में रहता था। धीरे धीरे उसने शहर के हर क्रिमिनल को अपने साथ मिला लिया और एक गैंग खड़ी कर ली। जब बारकीप ने कभी पूछा था कि इतने लोग इतने यंग लीडर के पीछे क्यों चल रहे हैं, तो उनका जवाब था कि ईडी में हिम्मत भी है और ताकत भी है। उन्होंने बताया कि ईडी अकेला ही एशियन ड्रैगन के लायर तक गया था, उसका अंडा चुरा लिया था और इसी वजह से ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर पाया। नास इस थ्योरी में एक बहुत ही बड़ी कमी निकाल लेता है और कहता है कि ड्रैगन का एग कभी भी हैच हो सकता है, इसलिए ईडी हमेशा से उस एग को यूज करके ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। बारकीप भी मान लेता है कि नास बिल्कुल सही कह रहा है और इसी वजह से ईडी ने असली एग को कहीं और छुपा कर रखा है। ये बात नास को थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। तब हाउजर समझता है कि इमेजिनेशन मैजिक ईडी की स्पेशलिटी है। अचानक नास को अपनी पुरानी इनकाउंटर याद आ जाती है जब उसने ईडी को पर्सी का बॉडी उठाते हुए देखा था। अब सब क्लियर हो जाता है कि वो सिर्फ एक मिरेज था, रियल नहीं। बारकीप हाउजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट को बचा ले, लेकिन हाउजर ठंडे दिल में बोल देता है कि अगर ड्रैगन कभी ईडी को खा जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारकीप जानता था कि हाउजर अंदर से ऐसा फील नहीं करता, लेकिन शायद से अब सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। ईडी के कुछ गैंग मेंबर्स उसके तरीके से फेड हो चुके होते हैं। वो लोग इस बात पर गुस्सा होते हैं कि ईडी कभी प्रिजनर्स को टॉर्चर करने नहीं देता, न ही किसी होली नाइट को मारने देता है और न ही पकड़े हुए लोगों को हर्ट करने देता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में एक इम्यूनिटी होती है और 3 बैंडिट मिलकर ईडी के सर पर पत्थर मार देते हैं, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग एग को उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। ईडी धीरे धीरे होश में आता है और चिल्लाते हुए उन्हें एग को वापस करने को बोलता है, लेकिन तभी आसमान में ड्रैगन अपीयर होता है और गुस्से से भरा हुआ। ड्रैगन को देखकर बैंडिट डर जाते हैं और एग को गिरा देते हैं। जैसे ही एग नीचे गिरता है, मिरेज टूट जाता है। ये चीज ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। बिल्डिंग टूटने लगती है और पूरा टाउन जान बचाने के लिए भागने लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि अब वो पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने वाला है। ईडी भी ड्रैगन को रोकने का कोई तरीका सोचता है, लेकिन ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। उधर जेल के अंदर पर्सी और बाकी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें दीवार के अंदर से एक अजीब सी ग्रोलिंग साउंड सुनाई देती है। अचानक बारकीप को कुछ याद आता है और एक सीक्रेट डोर को खोलता है। उसके पीछे एक बेबी ड्रैगन बंधा हुआ मिलता है, जो कि काफी वीक दिख रहा होता है। सब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि एग तो पहले से ही हैच हो चुका था। नास तुरंत बेबी ड्रैगन को हील करने लगता है, जबकि पर्सी और एनी डॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गिरते हुए डेब्रिस से बचते हुए वो आखिरकार डॉन और ईडी को कुछ लकड़ी के बीम्स पर लटका देते हैं। पर्सी उन्हें नीचे जंप करने को बोलता है। डॉन बिना सोचे समझे पर्सी पर भरोसा करता है और जंप कर जाता है, लेकिन ईडी हेजिटेट करता है और इसी डिले की वजह से वो ड्रैगन के फ्लेम ब्लास्ट की रेंज में आ जाता है। लकीली पर्सी टाइम पर अपनी मैजिक यूज करता है और वो दोनों को बचा लेता है और ड्रैगन की एग को खुद अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर उस फ्लेम को वापस से ड्रैगन की तरफ ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इतनी पावरफुल ड्रैगन के सामने ये अटैक बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। ड्रैगन तुरंत काउंटर अटैक करता है, जिससे कि पर्सी को हवा में इधर उधर डॉज करना पड़ता है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितना ट्राई करे वो इस गुस्से से भरे ड्रैगन पर ज्यादा भी एज नहीं कर पाता। पर्सी अपने जायंट मैजिक हैंड बनाकर ड्रैगन को स्लैप करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उल्टा ही जोर से हिट कर देता है, जिससे कि पर्सी की मैजिक वहीं पर टूट जाती है। सब लोग वापस से जमीन पर गिर जाते हैं और ड्रैगन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर्सी तुरंत अपने मिनी गुलेम को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन ड्रैगन का हैंड और स्केली बॉडी उस अटैक को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाता। ड्रैगन फिर से पार्टी की तरफ जंप करता है, जिससे सबको एक ही बार में मार देना चाहता हो। लकीली सब लोग टाइम पर हट जाते हैं जब ईडी पर्सी का इम्पिटेशन बनकर ड्रैगन का ध्यान भटकाता है। सब लोग एनी को हॉर्स पर चढ़ाकर भागने लगते हैं, लेकिन किस्मत बहुत ही खराब होती है और हॉर्स एक पत्थर पर फिसल जाता है, जिससे कि पूरी पार्टी जमीन पर गिर जाती है। ड्वेन घबराकर पर्सी से पूछता है कि इस ड्रैगन को हराने का चांस है क्या। पर्सी मुस्कुराता है और शांत आवाज में बोलता है कि उनके जीतने का चांस बिल्कुल 0 है। ये सुनकर ड्वेन और ज्यादा डर जाता है और तुरंत गिर चुके हॉर्सेस पर चढ़कर भागने लगता है, लेकिन एनी उसे रोक देती है और कहती है कि सबको साथ में भागना होगा। सब लोग पैरों पर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ही तेज हवा का झोंका महसूस होता है और रुक कर देखते हैं और वहाँ पर हाउजर को आता हुआ पाते हैं, बिल्कुल शांत, बिना डरे, पूरे फोकस के साथ। ईडी उसे चिल्लाकर भागने को कहता है, लेकिन होली नाइट उन सभी को चुप रहने और साइड हटने के लिए बोल देते हैं। सब लोग उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उसका प्लान क्या है। डॉन, जो पहले हाउजर को फाइट करते हुए देख चुका होता है, उसकी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा करता है। हाउजर अपना लेंस निकालता है और सीधा ड्रैगन की तरफ चल पड़ता है। ड्रैगन तुरंत अपना फ्लेम ब्रीथ यूज करता है, लेकिन हाउजर बिना हिले एक टोर्नेडो को बना देता है, जो कि पूरी आग को कैंसिल कर देता है। अब उसका मोमेंट होता है। हाउजर अपना विंड ब्लेड अटैक करता है, जो कि सीधा ड्रैगन के फेस पर लगता है और उसे पूरा दूर उड़ा देता है। ड्रैगन फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा से उठकर हाउजर पर अटैक करता है, लेकिन हाउजर ग्रेसफुली हवा में डोज करता है, घूमता है और अपना सबसे डेंजरस साइक्लोन अटैक यूज करता है। इस अटैक की हवा इतनी पावरफुल होती है कि ड्रैगन जमीन से उठकर साइड में पटक दिया जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ खड़े सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। डॉन मुस्कुराते हुए भागता है। हाउजर एशियंट लैंड की ओजी होली नाइट्स में से एक है, जो 16 साल पहले डीमंस के अगेंस्ट हुई वॉर में फाइट कर चुका था। सब लोग भाग
भागकर हाउजर के पास आ जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए दिल से थैंक यू बोलते हैं। पर्सी खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो चुका होता है। वो एक्साइटमेंट में हाउजर की तरफ जंप करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सब कुछ सिखाए ताकि वो भी एक दिन होली नाइट बन सके। पर्सी का ये एंथुसिज्म देखकर हाउजर थोड़ा सा शाय हो जाता है। तभी उनकी नजर ईडी पर पड़ती है, जो मौका देखकर चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है। हाउजर उसे तुरंत रोकता है और पूछता है कि इतनी तबाही मचाने के बाद क्या वो यहाँ से बचकर निकल जाएगा। ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अगली पल हाउजर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है, जिससे कि ईडी जमीन पर गिरता है और मुंह से खून निकलने लगता है। ईडी खुद को संभालते हुए बोलता है कि अगर हाउजर चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि वैसे भी वो जिंदगी में कभी भी कुछ बनने वाला नहीं है। हाउजर उसे याद दिलाता है कि अगर उसने ट्रेनिंग को छोड़ दी तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ईडी गुस्से और दर्द के साथ बोलता है कि वो कभी भी हाउजर को एक प्रॉपर हिट तक नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके अंदर होली नाइट बनने की काबिलियत नहीं है। और ये बात हाउजर के दिल को लग जाती है। वो अपने पुराने ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में सोचता है और समझता है कि बेस्ट होली नाइट बनने के चक्कर में वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड हो गया था। इसी वजह से कुछ बच्चे अंदर से टूट गए। अचानक हाउजर एडी को सरप्राइज कर देता है। वो उससे माफी मांगता है कि वो एक अच्छा मेंटोर और टीचर नहीं बन पाया। फिर वो ईडी से कहता है कि वो दोनों दोबारा से पूरी ट्रेनिंग शुरू करेंगे और इस बार ईडी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है और किंगडम के फाइनेस्ट नाइट में से एक बनेगा। ये सुनते ही ईडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिल से हाउजर को शुक्रिया अदा करता है। तभी नास बेबी ड्रैगन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। बेबी ड्रैगन अपनी माँ के पास जाता है और सब कुछ देखकर रिलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि मदर ड्रैगन जिंदा और बिल्कुल ठीक होती है। नास थोड़ा सा कंसर्न होकर पूछता है कि क्या ड्रैगन फिर से टाउन पर अटैक करेंगे। हाउजर कामली समझाता है कि ड्रैगन सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसका बेबी उसे लेकर दिया गया था। अब जब फैमिली दोबारा मिल चुकी है तो ड्रैगन अपने लेयर में वापस चला जाएगा और दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। हाउजर की नजर फॉक्स पर पड़ती है और वो उनसे पूछते क्या उसने लियोन के किंग को इन्फॉर्म किया था कि नाइट ऑफ द एपोसाइक्लिप्स में से एक ही मिल चुका है। फॉक्स बोलता है कि उसने अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन उसे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है। वो चुपचाप रॉक्स के पीछे से हटता है और अचानक से एक ब्राइट पर्पल एरो सामने से छूट जाता है। वो सीधा लोयंस के किंगडम की तरफ तेज रफ्तार से निकल जाता है। उधर लोयन का किंग उस एरो को स्काई में फूटते हुए देखता है और समझ जाता है कि एक लेजेंडरी नाइट मिल चुका है। किंग मुस्कुराता है और पर्सी के आने का इंतजार करने लगता है। इधर पर्सी और उसकी पार्टी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लाइंस की तरफ बढ़ते हैं, रेडी टू फेस जो भी उनके रास्ते में आने वाला है। और इसी पॉइंट पर ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है, मतलब इसका सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।